सो चैप्टर 8 को फिनिश करने के बाद अब हमें चैप्टर 7 को शुरू करना है। और चैप्टर 7 से पहले चैप्टर 6 का एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, जो हमने यहाँ पे छोड़ के रखा था। एंड दिस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर चैप्टर 7। कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा मेजर लिंकेज है, बट यस, इसको समझने के बाद में अगर हम स्ट्रेट अवे चैप्टर 7 को शुरू करेंगे तो आप काफी चीजों को लिंक कर पाओगे और प्रोविजंस को समझ पाओगे। आज के लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी, ये वाले पार्ट को पूरा। और इसके बाद में हम मई 2019 के आरटीपी को आज डिस्कस करेंगे फॉर वट एवर टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को फिनिश कर लिया, सो वी कैन अगेन डिस्कस ऑल दैट और चेक करते हैं कहाँ तक हमारी जो रिटेंशन है, नॉलेज है, वो कहाँ तक अभी हम पहुंचे उसमें। और इसको आगे बढ़ाने से पहले आई जस्ट वांट टू आस्क, आपने पिछला कुछ पढ़ा हो उसमें कहीं कोई डाउट आपको? आपने हमने लास्ट क्लास के अंदर भी 2018 के दोनों आरटीपीज को डिस्कस कर लिया था। सो वहां पर कोई डाउट आपको, कोई क्वेश्चन, कोई प्रोविजन, कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि आपको डिस्कस करना चाहिए, या आपने रिवीजन किया और आप अटके वहां पर, कोई भी ऐसा प्रोविजन, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विच यू वुड लाइक टू शेयर? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अरे नालायको, रिप्लाई तो करो। अच्छा, विशाल ने यहाँ पे बताया फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस। ओके, कर रहे हो, चलो, गुड, ठीक है। तो देखो विशाल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज में आप यहाँ पे देखो, हमने इधर इसको डिस्कस किया था। ये देखो, दो स्टेजेस हैं आपके स्ट्रैटेजी के। एक आपका मेजर स्टेज है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, और एक होता है आपका स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर आप जब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हो, तो फॉर्मुलेशन के टाइम पे जब भी आपको स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करोगे, यू विल चेक whether you have the resources or not, whether it will be able, the company will be able to implement the strategy or not, right? So you draft or you formulate the strategy which will be implemented or which the organization can implement. तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड लिंकेजेस, कि फॉर्मुलेट करते वक्त, स्ट्रेटेजी को बनाते वक्त आप उसके इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस कर रहे हो, राइट? और ये आपको कहाँ से मिलता है? आपके पास्ट एक्सपीरियंस से मिलता है, आपके अपने जो अभी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उसके बेसिस पे भी आपको इनपुट्स मिलता है कि आप अपने स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पास्ट में हमने स्ट्रैटेजीज को बनाया था, उस वक्त हमारे पास क्या चैलेंजेस आए, तो आप यहाँ पर फॉर्मुलेशन की बात करते हो। जब हम बात करते हैं बैकवर्ड लिंकेजेस का, तो हम बैकवर्ड लिंकेजेस के अंदर सेम प्रोसेस रहता है, बट हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से फिर अपने स्ट्रैटेजीज को इधर फॉर्मुलेट करेंगे कि अगेन व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज वी कैन फॉर्मुलेट, उसके हिसाब से हम यहाँ पर स्ट्रैटेजीज को फॉर्मुलेट करते हैं। तो देखो, इसको एक काम करता हूँ, मैं एक बार आपको मॉड्यूल से भी रीड करवा देता हूँ, राइट? तो आपको और ज्यादा इसके ऊपर क्लैरिटी आ जाएगा। आप अगर यहाँ पर देखो तो ये यही बता रहा है। देखो, अगर आप इस पार्ट को पूरा पढ़ो तो यहाँ पर वो यही बताता है कि जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन है और स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन है, ये दोनों इंटरवाइंड है। ये देख रहे हैं, ये वर्ड आपके पास इंटरवाइंड, दोनों कनेक्टेड है, ठीक है। और आपको यहाँ पर वही बताया है, द टू टाइप्स ऑफ लिंकेजेस एग्जिस्ट बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द strategic management, and forward linkage deals with the impact of strategy formulation on implementation. देखा, the impact of strategy formulation on implementation, and backward उल्टा करता है, the impact of strategy implementation on the strategy formulation. So strategy forward linkages में अगर आप देखो, so the different elements in the strategy formulation, starting with objective setting through the environment, राइट, एंड ऑर्गेनाइजेशनल अप्रेजल, जिसमें मैंने आपको बताया स्वॉट एनालिसिस हम करते हैं। देन स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स जो हमारे पास है, एंड द चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान्स दैट डिटरमाइन द कोर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट हिमसेल्फ। तो बेसिकली बीएमईसी वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें ये आपका बिगिनिंग, एंड एंड मीन्स का बात हो रहा है। अलोंग विद दैट यहाँ पर स्वॉट एनालिसिस का भी बात हो रहा है। फिर आप अगर देखोगे यहाँ पे
with the formulation of new strategy or reformulation of the existing strategy, right? अब चाहे आप एक नया strategy बना रहे हो या existing strategy के अंदर आप changes कर रहे हो, many changes have been effected within the organization. जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, for instance, the organizational structure has to undergo a change in light of the requirements of the modified new strategy. The style of the leadership has to be adopted to the needs of the modified or new strategy. एंड यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली आप कैसे वर्क करते हैं, ये होता रहा है कि जब आप कोई नया स्ट्रैटेजी बनाओगे या आप जब कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में चेंजेस करोगे, तो अगेन आपको आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करोगे, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज योर एंटायर द फॉर्मुलेशन इज अगेन डिपेंडेंट ऑन हाउ वेल इट विल बी इम्प्लीमेंटेड. तो आप उस वक्त क्या करते हो कि हमने ये नया स्ट्रेटेजी बनाया, इसके हिसाब से हमें क्या चेंजेस करने होंगे जिससे कि हम इस स्ट्रेटेजी को प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पाए, उसको हम क्या बोल देंगे, फॉरवर्ड लिंकेज. तो आप इस वाले में अगर देखो, आपने एक स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर लिया, सो इसको मैं 1 कर देता हूं और इसको मैं 2 रख देता हूं. तो जब हम बात करते हैं फॉरवर्ड लिंकेज का, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि आपने स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर लिया, अब ये स्ट्रेटेजी किस तरह से चलेगा, कैसे रहेगा, उन हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस करते हो सो दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड. और ये हो गया आपका स्ट्रेटेजी फॉरवर्ड लिंकेजेस, जिसमें फॉर्मुलेशन से इम्प्लीमेंटेशन का आता है. सेम वे अगर आप बैकवर्ड लिंकेज का बात करोगे, तो बैकवर्ड लिंकेज ये बताते हैं, जस्ट एज एन इम्प्लीमेंटेशन इज डिटरमाइंड बाय फॉर्मुलेशन ऑफ द स्ट्रेटेजी, the formulation process is also affected by the factors of implementation. ये रहा. So जब आप स्ट्रेटेजिक चॉइसेस देखोगे, ठीक है, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को जब आप चेक करोगे, तो उस वक्त आप देखोगे यू विल रिमेंबर द पास्ट स्ट्रेटेजिक एक्शंस, राइट, एंड ऑल्सो डिटरमाइन द चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी. जो मैंने आपको बताया था कि पास्ट में हमारे जो स्ट्रेटेजीज हमने बनाए थे वो किस तरह से वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसे हमने पास्ट में जो स्ट्रेटेजी बनाया था उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या चैलेंजेस हुए थे, या उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको रियलाइज हुआ अच्छा यार प्लानिंग में ये मिस्टेक हो गया था. तो आप फॉर्मुलेशन, सो बैकवर्ड लिंकेज मोर वर्क्स लाइक योर, जैसे आप फीडबैक देते हो, आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हो, तो ये वाला प्रोविजन. सो ऑर्गेनाइजेशन टेंड टू अडॉप्ट दो स्ट्रेटेजी, देखो ये लाइन आप ध्यान रखना, ऑर्गेनाइजेशंस टेंड टू अडॉप्ट those strategies which can be implemented with the help of present structure of the resources combined with the additional efforts. तो ये आपको रहेगा. तो such incremental changes over the period of time take the organization from where it it wishes to be. So ये वाला चीज आता है. So does this make sense, Vishal? Does this make sense? This will be a 3-mark question. This will be a 3-mark question, right? तो इस तरह से करके, और आप यहाँ पे बकायदा एग्जाम में इस तरह से चार्ट बनाकर आप यहाँ पे इसको समझाते हुए आ जाना, राइट? देन सना हैज आस्क्ड वन क्वेश्चन, प्रेमाइस कंट्रोल. तो देखो प्रेमाइस कंट्रोल का अगर मैं आपको बताऊं, प्रेमाइस बेसिकली क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आपसे कोई पूछे प्रेमाइस, तो प्रेमाइस का क्या मतलब होता है, हम बोलते हैं ना स्कूल का प्रेमाइस है, घर का प्रेमाइस है, आपका बाउंड्री, दायरा, ये सुनो. और इसको हम बहुत बार पूरे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एक हमने वर्ड यूज किया था, फ्रेमवर्क. यस और नो? सो व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग और व्हाइल रादर फॉर्मुलेटिंग अ स्ट्रेटेजी, आप कुछ फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हो, आप कुछ प्रेमाइसेस को ध्यान में रखते हो कि ये चीजें ऐसे ऐसे करके वर्क करेगा, ये इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव नहीं है, अभी इस वक्त ऐसा है वैसा है. तो आपने उन प्रेमाइसेस के बेसिस पे स्ट्रेटेजी बनाया, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बाउंड्री, फ्रेमवर्क, प्रेमाइस, on the basis of this, right, the strategy is made. The strategy is made. Okay, now ये स्ट्रैटेजी आपने बनाया है, ये स्ट्रैटेजी का इफेक्टिवनेस काफी हद तक किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने अच्छे से आप इसको इंप्लीमेंट कर पाते हो. इसी के साथ में अगर आप ध्यान दो, तो ये स्ट्रैटेजी का इफेक्टिवनेस एक और चीज के ऊपर डिपेंडेंट होगा कि आपने जिन बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी को जो बनाया था, डज द प्रेमाइस स्टिल होल्ड्स ट्रू. आपको ये देखना है, डज द प्रेमाइस
still holds true or not? Because if the premise does not holds true, then again implementation तो गड़बड़ हो गई, आपका स्ट्रैटेजी भी ओवरऑल इफेक्टिवनेस नहीं रहेगा। तो ये प्रोविजन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेमाइस कंट्रोल। तो प्रेमाइस कंट्रोल में आप ये देखते हो, द बेसिस ऑन विच द स्ट्रैटेजी इज मेड, द फ्रेमवर्क ऑन विच द स्ट्रैटेजी इज मेड, does those basis or the framework, does it still hold true? If it holds true, then the strategy will be implemented or the strategy will be effective. Otherwise if the premise change, then again यहाँ पर अगर कुछ भी change हो गया, if the premise on which the strategy was made, if that is changed, in that case आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, you will have to reformulate the strategy, राइट एक सिंपल तरीका बिल्कुल आपका यहाँ पर। तो देखो एक बार इसको मैं आपको प्रेमाइस कंट्रोल मॉड्यूल से भी रीड करवा देता हूँ, राइट। तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा इसमें। प्रेमाइस कंट्रोल, ये देखो, ये देख रहे हैं, फैक्ट्स, assumptions, राइट। तो आप देखो, अ स्ट्रेटेजी इज फॉर्मुलेटेड और फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन assumptions, premise about the or the premise about the complex and turbulent external or organizational environment, and over the period of time the premises may not remain valid. So the premise control is a tool for systematic and continuous monitoring of the environment to verify and validity the accuracy of the premises on which the strategy has been built, right? तो इसमें अलग अलग फैक्टर्स आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर, ये सारा चीज। अब अलग अलग प्रेमाइसेस में अलग अलग कंट्रोल आपका लगेगा, राइट। अब ऑब्वियसली आप सारे के सारे चीजों को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, राइट। इसीलिए फिर आपके पास ये स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस एंड स्पेशल अलर्ट कंट्रोल आता है। डज दिस मेक सेंस? अब आप देखो, कल आप लोगों को मैंने एक वो वीडियो भेजा था, आपने चेक किया? वो प्रियंका मैम का एक वीडियो सीएनबीसी का, दे वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू, सो दे वर डिस्कसिंग अबाउट द न्यू टैक्स प्रोविजन, किस तरह से जो आपका फाइलिंग होगा और असेसमेंट जो रहेगा, राइट, स्क्रीन बेस्ड असेसमेंट, नो फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द पर्सन। ओके, सो आप में से कुछ को स्टोरी नहीं मिली है, तो आप एक काम करो, मेरे को एक बार फिर से व्हाट्सएप कर दो, राइट, एंड आई विल ऐड यू टू दैट ब्रॉडकास्ट लिस्ट। यस, तो अब जो आपका प्रेमाइस था कि हम ऑफिसर्स के साथ सेटिंग करके काम निपटा देंगे, वो खत्म हो गया। सो अगेन, अब आपको ये प्रेमाइस कंट्रोल में आप यही चेक करोगे कि हमारा जो पूरा स्ट्रैटेजी था वो ये था कि बहुत अच्छी खासी सेटिंग है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, तो आपका काम निकल जाएगा। अब वो प्रेमाइस फेल हो चुका है, दैट इज नो लॉन्गर वैलिड। तो यहाँ पर दिया ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दीज प्रेमाइस मे नॉट रिमेन वैलिड, तो आपका पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे बिगड़ गया। डज दिस मेक सेंस? योर वेलकम। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को देखना, वो वीडियो देखना, इट्स गुड। अगर आप लोगों ने देखा तो इट्स नाइस, यू विल अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल तरीके से चीजों को समझाया हुआ है कि कैसे वर्क करते हैं। मैं तो खुद जब सीए पीसीसी में था, उस वक्त सीएनबीसी आवाज जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो अब तो एक इनके साथ आते थे गेस्ट स्पीकर, एक आते थे, इज नो मोर नाउ, बट सुभाष लखोटिया, अमेजिंग अमेजिंग। टैक्स के ऊपर इनका जो कंसल्टेंसी होता है बहुत ही अमेजिंग था, और इतने सिंपल तरीके से वो टैक्स के प्रोविजंस को डिस्कस करते थे। आप ऐसे ही कभी जाकर यूट्यूब पे लिखना,
प्रियंका संभव, सुभाष लखोटिया या सीएनबीसी आवाज टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया, you'll अंडरस्टैंड। अमेजिंग, बहुत ही क्लास तरीके से और इतने सिंप्लीफाइड वे में टैक्स को वो बताते थे। डेफिनेटली हेल्प हुआ था, ऑफिस में भी हेल्प हुआ था ट्रेनिंग के दौरान। और जब टैक्स का पेपर दिया उसमें भी काफी हद तक फायदा हुआ, बिकॉज कॉन्फिडेंस आ गया कि कोई भी एक प्रोफेशन है, सपोज एचआरए के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, आरएफए के ऊपर क्वेश्चन आया, ग्रेचुटी पे कोई क्वेश्चन आया, या कोई लेट्स से हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन आया, तो वो जब क्वेश्चन कोई भी पब्लिक उन पे उनसे पूछता है, टैक्स गुरु में उनसे वो क्वेश्चन पूछता है, एंड व्हेन दे आर एबल टू व्हेन यू आर एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, और आप देखते हो कि जो टीवी पर एक्सपर्ट है वो भी वही सेम आंसर दे रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ता है कि हाँ, हमने जो पढ़ा वो बराबर है, एंड वो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहता है। तो टैक्स के बहुत सारे प्रोविजंस मैंने तो वहां से क्लियर किए। सो यू कैन डेफिनेटली वॉच दैट। सीएनबीसी आवाज पे अभी भी टैक्स गुरु नाम का एक प्रोग्राम आता है। अब तो मैं उसको खैर रेगुलरली नहीं देखता, बट अगर आप देखना चाहो तो टैक्स गुरु को आप अभी भी चेक कर सकते हो सीएनबीसी आवाज पे, जो हिंदी वाला सीएनबीसी है। आई वाज लकी दैट जिस समय मैं सीए इंटरमीडिएट में आया उसी टाइम पर ये सीएनबीसी आवाज ही स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सारे फंडामेंटल चीजें वहां से सीखने को मिला। नाउ मूविंग अहेड आज के लेक्चर से, तो हम आज शुरू करते हैं ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी। और ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी में अगर आप देखो तो यहाँ पर आता है रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन दी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स इंक्लूड, देखो क्या क्या करना होगा। You will have to assess. This is the role of human resource manager. Again, this can be one of the independent question in exam. What is the role of human resource manager? So the role of human resource manager is assess the staffing needs, कि हमें कितने members चाहिए, right? हमें कितने लोग यहाँ पर चाहिए काम करने के लिए। Then the cost for alternative strategies proposed during the strategy formulation, right? कि अगर हम यहाँ पर ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजीज को अगर हम अडॉप्ट करेंगे तो उसमें क्या कॉस्ट रहेगा अपना स्टाफिंग। अब अलग अलग वो स्ट्रैटेजीज में आपका अलग अलग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से। एंड देन डेवलपिंग अ स्टाफिंग प्लान फॉर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रैटेजी। तो ये आपका एक रोल आ जाता है। एंड द प्लान मस्ट इंक्लूड हाउ टू मोटिवेट द मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज। तो ह्यूमन रिसोर्स वालों से अगर आप कभी बात करो, एचआर वाले, तो ये मोटिवेशन के ऊपर बड़ा अच्छा खासा काम ये करते हैं। और एक मैंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के साथ एक बार ऐसे ही डिस्कशन हो रहा था ना, फ्लाइट में जब ट्रैवल करते हैं, तो उसने बताया जैसे हम एचआर, हम लिस्टेड कंपनी बड़े ग्रुप का ये एचआर मैनेजर थे वो, तो ऐसे डिस्कशन हुआ तो मैंने सेम एज के ही थे, तो आई जस्ट आस्क्ड दैट ह्यूमन रिसोर्स एचआर वालों के लिए ना जस्ट मजाक उड़ाते हैं काफी लोग, तो लॉन्ग फ्लाइट 3 आवर फ्लाइट था। सो ऐसे डिस्कशन हो रहा था, तो मैंने बोला कि जनरली अगर ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बात करते तो ऐसे बोलते हैं कि क्या काम होता होगा, सबसे कूल काम तो ह्यूमन रिसोर्स वालों का होता है, कुछ काम करना नहीं होता। सो आई जस्ट वाज क्यूरियस टू नो कि एक्चुअल में एक कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करता है, एचआर डिपार्टमेंट बेसिकली क्या करता है। मैंने बोला बाकी तो जो अपने को आइडिया है, आप सबको भी मेरे हिसाब से एचआर के बारे में यही होगा कि एचआर वाला यही करता है कि आपको उल्लू बनाएगा, मोटिवेट करेगा, राइट, और आपको परफॉर्मेंस वो जो आपको बोलते हैं ना, प्रमोशन वगैरह इन सब के लिए। तो यहाँ पर जब उनसे डिस्कशन हुआ, देन दे मेंशन दैट काफी सारा चीज होता है कि जब इंटरव्यू, एंड आई मोस्टली आई वांटेड टू गेट अ आइडिया कि जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी कंपनी सेक्रेटरी को जब वो अपॉइंट करते हैं तो उनके दिमाग में क्या होता है। सो बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू पिक अप दोज पॉइंट्स जिससे, और ये रिसेंट है, लास्ट ईयर की बात है, जिससे मैं स्टूडेंट्स को ये बता सकूं कि देखो जब आप कंपनी में जाओगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इस तरह से सोचेगा। तो वो तब उन्होंने बताया था कि काफी सारा चीज उसके अंदर रहता है, जैसे परफॉर्मेंस उनका चेक करना। आप अगर बेस्ट अगर आप स्टार्ट करो बिल्कुल अपॉइंट करने में, तो आपका जो सिलेक्शन रिक्रूटमेंट वाला काम होता है वो वहां पर चेक करते हैं, उधर वो टेस्ट लेते हैं अलग अलग तरीके का, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग तरीके का टेस्ट होता है। उसके बाद में उसके बेसिस पे वो दे ट्राई टू असेस व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन द जिसको भी कैंडिडेट को आप अपॉइंट करना चाहते हो,
उनके प्लस वीकनेसेस, एक तो आप तो खुद बताते ही हो, दूसरा वो लोग साइकोलॉजिकली आपसे बात करते हैं और दे ट्राई टू फाइंड आउट कि आपका कैसा रहेगा, हाउ वेल यू प्रेजेंट देयर, उसके ऊपर काफी फर्क करता है कि वेदर द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये फिट बैठेगा कि नहीं बैठेगा हमारे कल्चर में। सो यू आर वेरी गुड कैंडिडेट, बट हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप फिट नहीं बैठोगे, राइट? आप काफी आउटस्पोकन हो और हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिसमें आउटस्पोकन नहीं चलता। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है जहां पर खाली यस सर वाला मोड है। तो अगेन शायद कैंडिडेट अच्छा है फिर भी यहाँ पर नहीं टिक पाएगा। सो इस तरह से करके वो काफी सारी चीजों को डिस्कस करते, फिर उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग एक ही काम को करते करते कई बार एम्प्लॉयज के अंदर डीमोटिवेशन भी आ जाता है। जैसे बाजू वाले को, जैसे अमर और ज्योति, ठीक है, ओके, ज्योति ने यहाँ पर लिखा है सर इश्यूज इन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन पेंडिंग है, डोंट वरी, वो जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसके साथ में अपना कवर हो जाएगा, राइट? सो अमर और ज्योति दोनों सपोज करो पीयर है, ठीक है, दोनों एक साथ काम करते हैं, एक ही लेवल पे है, और अचानक से अमर को मोटिवेशन प्रमोशन मिल जाता है या ज्योति को प्रमोशन मिल जाता है। तो आप कैसे इंश्योर करोगे कि अमर, ज्योति को अगर प्रमोशन मिला तो अमर यहां से बाहर नहीं निकले, राइट? ऑर्गेनाइजेशन से बाहर नहीं निकले, ही ऑल्सो फील्स अप्रिशिएटेड। सो दैट्स हाउ। और भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का और काम रहता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सपोज करो किसी भी एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, तो वो एड्रेस करने के लिए अगेन आप एचआर के पास जाते हो। तो इस तरह से करके काफी सारी चीजों को दिया गया था। सो विद दैट यू कैन जस्ट लिंक इट आउट हियर। सो आप देखो यहाँ पर जैसे बता रहे दैट द ह्यूमन रिसोर्स department must develop what, they must develop performance incentive that clearly link the performance and pay to the strategy। बिकॉज ऑब्वियस सा बात है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ही ये है कि काम निकलवाना, द मैक्सिमम आउटपुट विच अ एम्प्लॉय कैन गिव, ये चीज है। तो यहाँ पर इस चीज का आपको जरूरत हो जाएगा। आपने अगर चेक किया होगा कॉस्टिंग में, आपने पढ़ा है हाल्से एंड रोवान। तो हाल्से एंड रोवान इंसेंटिव प्लान बेसिकली क्या है, इसी के ऊपर तो लिंक करता है कि आप वहां पर क्या करते हो, यू डेवलप दैट परफॉर्मेंस इंसेंटिव। जितना ज्यादा आप परफॉर्म करोगे स्टैंडर्ड टाइम के बियॉन्ड, जितना ज्यादा आप लोगे उतना आपको बेसिकली फायदा नहीं होगा। अगर आप स्टैंडर्ड टाइम से कम करते हो, आप परफॉर्मेंस ज्यादा देते हो, ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करते हो, सो यू विल गेट, बोनस। एग्जैक्टली, सो यू विल गेट बोनस। सो यहाँ पर वो वाला पॉइंट हुआ। The process of empowering managers and employees through their involvement in strategic management activities yields the greatest benefits when all organization, अभी देखो, when all organizational members understand clearly how they will benefit personally if the firm does well। तो ये एक और एचआर मैनेजर का काम रहेगा to ensure that the organizational member understand this part, right? इससे एक और चीज फायदा होता है, आप क्या कर सकते हो, आप इंडिविजुअल वर्सेस ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इस कॉन्फ्लिक्ट को आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, या आप इसको इरेडिकेट कर सकते हो, राइट? आप इसको इरेडिकेट कर सकते हो, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो कि इंडिविजुअल गोल एंड आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आई। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स में। तो यहाँ पर एचआर मैनेजर यही नोटिस करेगा दैट ऑर्गेनाइजेशनल का जो गोल है वही आपके गोल के साथ कनेक्टेड है और आपका गोल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्टेड है। सो लिंकिंग कंपनी एंड पर्सनल बेनिफिट इज अ मेजर न्यू स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। इसके ऊपर देखना, हो सकता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिले। कैसे, वो वहां पर आपको बताएगा दैट ये ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर वो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड नहीं है या वो अपने खुद के इंटरेस्ट को स्ट्रांग रखते हैं, तो वहां पर ये पॉइंट आ सकता है दैट एचआर मैनेजर को यहाँ पर इंश्योर करना पड़ेगा कि वो पर्सनल जो यहाँ पर गोल्स है उसको ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के साथ कनेक्ट करे और वो इंश्योर करे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज है वो इस चीज को समझे। देन other new responsibilities of human resource manager is at establishing and administrating an employee to have conductive work environment, maintain work life balance, right? Synchronize individuals with organizational goals, मिला? To have conducive
कंडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, कि सब काम प्रॉपर करे. सो वेल डिफाइंड or a well designed strategic management system can fail if insufficient attention is given to human resource dimension. Now ये आपका फिर एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बनेगा, और वो यहां पर क्या आ जाएगा, द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, व्हाट इज द नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो अगर आप इधर देखोगे तो देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, human resource management problem that arises when a business implements strategies can usually be traced to one of the three causes, right? So human resource के problems कहाँ कहाँ आ सकते हैं? देखो, एक तो क्या रहेगा, disruption of social and political structure. इसको हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना पॉलिटिक्स, नॉर्मली पॉलिटिक्स की हम जब बात करते हैं तो वी ऑलवेज थिंक ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस और ये. लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली चेक करो तो पॉलिटिक्स इज देयर एवरीवेयर. आपको हर जगह पॉलिटिक्स देखने को मिलेगा. आप देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स होता है, और आप चेक करो आपको आपके लेट्स से फ्रेंड सर्कल, वहां पर भी पॉलिटिक्स होता है, राइट. एवरीवेयर यू विल फाइंड पॉलिटिक्स. आपके सोसाइटी में पॉलिटिक्स होता है, राइट. एंड नॉट नेसेसरीली पॉलिटिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, राइट. कॉम्पिटिटिव होना वो भी आपका पॉलिटिक्स है. यस, कॉलेज में भी पॉलिटिक्स होता है. सो यहाँ पर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर सोशल या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बन जाए तो अगेन काम बराबर नहीं होगा. सोशल स्ट्रक्चर कैसे बन जाएंगे? सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एंड उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही कम्युनिटी के काफी सारे लोग हैं, ठीक है. तो अभी क्या होगा, एक वहां पर सोशल स्ट्रक्चर प्रॉपर बन जाएगा, तो जो उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, ही विल फील लेफ्ट आउट, वो डिमोटिवेटेड रहेगा. और यहाँ पर आपका ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज देन ही इज नॉट गोइंग टू गिव द बेस्ट. देन सेम वे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स अगर बन जाते हैं, उसमें अगेन कम्युनिटी का या ऐसा कुछ नहीं है, बट आपने एक अपना सर्कल बना के रखा है. सो दैट्स हाउ अगेन इट गोस. फिर आप देखो, फेलियर टू मैच the individual's aptitude with implementation task. ये आपने एक और चीज चेक किया होगा कि एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है, आपकी काबिलियत, ओके. तो आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको वो काम नहीं मिल रहा. रिमेंबर वो गब्बर मूवी में डायलॉग था ना, बोला तुमने ये चीज पहले क्यों नहीं बताया? बोला सर मैं तो एक ड्राइवर ही हूं ना, मैं कैसे बता सकता हूँ. So, ये वाला सिनेरियो, दैट फेलियर टू मैच इंडिविजुअल एप्टीट्यूड विद द इम्प्लीमेंटेशन टास्क, ये वाला पार्ट आता है. एंड थर्ड, देन अगर inadequate top management support for the implementation activities, even in that case आपके ह्यूमन रिसोर्स के प्रॉब्लम्स यहाँ पर अराइज हो जाएंगे, राइट right? फिर आप फर्दर देखिए स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन. जस्ट अ मिनट. So strategy management poses a threat to many managers and employees in the organization, right? And further अगर आप देखो तो new power and status relationships are anticipated and realized. New formal, informal groups, values, beliefs, and priorities may be largely unknown. So managers and employees may become engaged in resistance behavior as their roles, prerogatives, and power changes in the firm. अब अगर आप देखो, जब जैसे मैंने बताया ना, इससे पहले भी मैंने आपको जब स्ट्रेटेजिक चेंज पढ़ाया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो आई हैड मेंशन्ड कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी कोई चेंज लेकर आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा. आपको डेफिनेटली चेंजेस जब भी आप लेकर आओगे आपको हमेशा रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा. बिकॉज ये बेसिकली क्या होता है, ये एक तरीके का ह्यूमन नेचर है, दैट वी आर वेरी मच रेसिस्टेंट टू चेंज. हमारा एक वो कंफर्ट जोन रहता है. तो यहाँ पर भी वही बताया हुआ है कि जब आप कोई नया स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है, उससे हो सकता है नए रिलेशनशिप्स आपके बने, राइट, नया स्टेटस लोगों को मिले. सपोज किसी को प्रमोशन मिला, किसी को प्रमोशन नहीं मिला, नए फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप्स आपके ये सारे बन जाएंगे. और आपको काफी हद तक मैं बताता हूँ,
कई बार ऐसा एचआर का केस स्टडी क्वेश्चन भी होता है, ठीक है। हाउ वुड यू रिएक्ट, मतलब कई बार इंटरव्यू में इस तरह से एचआर वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं दैट हाउ वुड यू रिएक्ट इफ योर बेस्ट फ्रेंड बिकम्स योर बॉस और योर कोलीग बिकम्स योर बॉस, जिसके साथ आप शुरू से काम कर रहे हो वो आपका बॉस बन जाएगा, तो आप कैसे बिहेव करोगे। और कई बार प्रमोशन देने के पहले ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि आप मुझे बताओ, जब आपको यहां पर अपॉइंट किया जाएगा, when you will be appointed as a senior, at that point of time what is going to be, you know, I mean how you are going to deal with that, कि आप दो जने बराबर में काम कर रहे थे और अब अचानक से एक जना सीनियर हो गया, तो हाउ विल यू रिएक्ट टू दैट। तो ये सारे क्वेश्चंस वहां पर आते हैं, तो इसीलिए ये सारा प्रोविजंस दिया हुआ है दैट न्यू फॉर्मल ग्रुप्स, इनफॉर्मल ग्रुप्स, उनके वैल्यूज बिलीव्स प्रायोरिटी रहेंगे। और जैसे यहाँ पर बताया हुआ है, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज मे बिकम एंगेज इन रेसिस्टेंस बिहेवियर, ठीक है, काफी ज्यादा रेसिस्टेंस आएगा उनकी तरफ से, जैसे ही उनका रोल प्रियोरिटिव्स मतलब उनका स्टेटस और उनका पावर ऑर्गेनाइजेशन में जब चेंज लेकर आएगा, ठीक है, नए स्ट्रेटेजी की वजह से उसमें चेंज आएगा, तो देयर विल बी रेसिस्टेंस। सो ऐसे टाइम पर आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को अपॉइंट करना होगा, who is going to disrupt the social and political structure that a company strategy execution is must and anticipated and considered during the strategy formulation and managed during the strategy implementation। तो आपको पता है जैसे ही आप ये कोई चेंज करोगे, कोई ना कोई इंसान होगा जो बहुत चिल्लाएगा, चिक चिक करेगा कि ये ऐसे नहीं करना, ये वैसे नहीं करना, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं, तो आप उस वक्त कैसे इसको वर्कआउट करोगे, उसके लिए आपको ये प्रोविजन यहाँ पर दिया हुआ है। गाइस डज दिस मेक सेंस? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई डोंट नो कितना रेलेवेंट है क्या है, बट जैसे जैसे यहाँ पर है मैं पूरे चीजों को आपको एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ। एग्जाम वाले क्वेश्चंस जो होंगे वो स्ट्रेट फॉरवर्ड में आपको बता दूंगा, बट डू रिमेंबर दीज प्रोविजंस जो हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज यू डोंट नो अगर यहाँ से कहीं पर कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल गया, राइट, और इफ यू गेट अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, so that can again you'll be in a position to write the answer. Then a concern in matching the manager with the strategy that job have specific and relative strategic static responsibilities, although people are dynamic in their personal development, right? Then commonly used methods that match manager with the strategies to be implemented is, अब देखो यहाँ पर कुछ कुछ tools जो रहते हैं, ठीक है, ये देखो commonly used method to match the managers with the strategy to be implemented, इसमें क्या क्या आएगा, transferring the managers, developing leadership workshops, offering career development activities, promotion, job enlargement and job enrichment। ये सारे tools होते हैं जो आप strategy implementation के टाइम पे as human resource manager आपको करना रहेगा। Then a number of other guidelines can help ensure that the human relationships facilitate rather than disruptive strategy implementation efforts। अब आप एक चीज और देखो, ये पूरा ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट ही क्यों हो जाता है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा है तो हमें ह्यूमन रिसोर्स में इतना फोकस करने की जरूरत ही क्यों है, बिकॉज आपका जो इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रैटेजी का वो कौन करेगा, वो ये ह्यूमन। एग्जैक्टली तो अगर ये ह्यूमन रिसोर्स मोटिवेटेड नहीं है या अगर ये डिससेटिस्फाइड है, तो फिर आप देखो ये काम प्रॉपरली करेंगे नहीं, एंड दैट इज द रीजन ये सब चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, राइट। सो दैट्स द नीड फॉर दिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। फिर आप देखो फर्दर यहाँ पे मैनेजर्स कैन बिल्ड सपोर्ट, राइट। सो देखो स्पेसिफिकली मैनेजर्स शुड डू अ फॉर्म ऑफ चैटिंग, इनफॉर्मल क्वेश्चनिंग टू से अब्रेस्ट ऑफ हाउ थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, टू नो व्हेन टू इंटरवीन, करेक्ट। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन, अगेन कांस्टेंट कम्युनिकेशन आपको बिल्ड करके रखना पड़ेगा। देन managers can build support for the strategy implementation efforts by giving few orders, announcing few decisions, depending heavily on the informal questioning। ये देखो जब आप किसी नए स्ट्रेटेजी को वो कर्ट लुवेन आपने देखा था चेंज के, उसमें भी तो था ना, अनफ्रीज, चेंज एंड देन रीफ्रीज। तो जब अनफ्रीज था तो वहां पर क्या था कि जब भी आप कोई नया चेंज को लेकर आते हो दैट शुड नॉट कम एज सरप्राइज, करेक्ट। तो यहाँ पर वही वाला पॉइंट आ रहा है दैट यहाँ पर मैनेजर्स जो है, राइट, मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, डू चैटिंग, इनफॉर्मल क्वेश्चनिंग, सो दैट आपको पता चल सके कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, हाउ दे आर reacting to this new strategy. Further, managers can build support for strategy implementation, right, जिसमें कि वो orders कम दे,
कम डिसीजंस को अनाउंस करे, और ज्यादातर वो क्या करे, इनफॉर्मल क्वेश्चनिंग करे, लोगों से बात करे अपने एम्प्लॉय से और उनको समझाए, राइट, एंड सीकिंग टू प्रोब एंड क्लैरिफाई अंटिल द कंसेंसस इमर्जेस। सो देखो दो तरीका होता है, एक हो जाएगा आप कोई चेंज लेकर आओ और उसके बाद आप सबको बता दो कि देखो ये चेंज अब आपको इस तरह से करना है। दूसरा तरीका क्या होगा, दी अदर वे राउंड, पहले आप सबको समझा दो, राइट, आप पहले सबको समझा दो कि देखो हम इस तरह से चेंज लाने का सोच रहे हैं, क्या आपको अभी प्रॉब्लम। आपने एक है ना वो एक मैंने स्टैंड अप कॉमेडी सुना था, आई थिंक इट वाज विपुल गोयल का स्टैंड अप कॉमेडी था। तो विपुल गोयल ने वो बताया था, बोला मोदी जी बड़े मतलब खतरनाक है, वो पहले जैसे क्या बोलते हैं, बोले एक बात बताओ आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोला होना चाहिए, तो बोला चलो जनधन खाता खुलवा दो। फिर जैसे ही जनधन खाता खुलवाया, आप लोगों को बोला एक बात बताओ देश से करप्शन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, आप सबने बोला हाँ जाना चाहिए, करप्शन जाना चाहिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, डिमोनेटाइजेशन कर दिया। फिर उन्होंने बोला बताओ इतने सारे टैक्स आप देते हो, आपको कोई प्रॉब्लम, इतने सारे टैक्स आप दे रहे हो, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है ना, बताओ एक देश एक टैक्स होना चाहिए कि नहीं, बोला हाँ होना चाहिए, तो बोला उन्होंने जीएसटी लगा दिया। फिर इस तरह से करके बात किया, बोला स्वच्छ भारत, बोला स्वच्छ भारत अभियान भी जब चालू किया तो सीधा स्वच्छ भारत सेस नहीं लगाया, पहले लोगों के बीच में क्या किया कि बताओ स्वच्छ भारत होना चाहिए कि नहीं, देश साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, गंदगी सब कुछ हटनी चाहिए कि नहीं, बोला हाँ हटनी चाहिए, बिल्कुल हटनी चाहिए, बोला चलो स्वच्छ भारत सेस लगा दो। सो आपको समझ में आ रहा है हाउ यू कैन चेंज। ये तो उन्होंने जोक के हिसाब से पता पूरा बताया था, बोला बेसिकली ही सेड दैट मोदी जी मस्त काटते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, बोल बोल के कि पहले आप लोगों को बोलेंगे जोश में एकदम आगे खड़ा कर देंगे और फिर आप बोलोगे हाँ हाँ हाँ, होना चाहिए, उसके बाद में वो टैक्स लगाते हैं, फिर आपको लगता है हाँ चलो कोई बात नहीं, राइट। सो माइंड गेम, बट आई एम नॉट ऑफ दैट ओपिनियन, राइट, आई एम नॉट ऑफ दैट ओपिनियन, बट आपको जस्ट एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये जोक मेरे को याद आया कि आप इस तरह से वर्क कर सकते हो कि आप जब भी कोई चेंज को लेकर आओ यहाँ पे, तो उस वक्त उस चेंज को लाने से पहले अगर आप उसको कम्युनिकेट कर दो, अगर आप उसको समझा दो, तो ये आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा, ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगा, र्यूमर्स कम निकलेंगे। सेम चीज मैंने सीएए के लिए भी बोला था, दैट सीएए इज अ इट्स अ गुड लॉ, वो खराब लॉ नहीं है, वो काफी अच्छा लॉ, अगर आप उसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में अगर आप देखो तो इट इज गुड। बट प्रॉब्लम क्या था, एक तो अमित शाह जी ने वो एक स्टेटमेंट मार दिया था कि पहले सीए आया है फिर एनआरसी आएगा, आप क्रोनोलॉजी समझिए, तो एक तो उसकी वजह से गड़बड़ हो गया, जबकि एनआरसी का कोई बात नहीं हुआ था। सो दैट लेड टू लॉट ऑफ एम्बेरसमेंट, और उनको बार बार क्लैरिफिकेशन देना पड़ा कि एनआरसी की कोई बात हुई नहीं है, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, सीएए को लाने से पहले अगर वो समझा देते व्हाट इज द नीड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एक्सेप्टेंस होता, राइट। सो ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना होगा। सो दैट्स व्हाट हैज बीन गिवन हियर, दैट चेंज शुड नॉट कम एज सरप्राइज, और जब आप स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर रहे हो तो दिस कैन बी वन ऑफ द चैलेंज इन स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन। देन it is surprising that so often during strategy implementation, individual values, skills, and abilities needed for successful strategy implementation are not considered. And it is rare that a firm selecting new strategy or significantly altering existing strategies possess the right line and the staff personnel in tight of the positions of successful strategy implementation. क्या मुझे कोई बता सकता है, ये पैराग्राफ हमने जस्ट अभी अभी लेक्चर के स्टार्ट में डिस्कस किया था, क्या आप बता सकते हो, हमने लेक्चर के जस्ट बिगनिंग में इसी पॉइंट को डिस्कस किया था। विशाल, क्या इस पॉइंट को आप बता सकते हो, आप देखो फॉरवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेजेस आप देखो, इट इज सरप्राइज, बिल्कुल करेक्ट सना। सो आप देखो इट इज अ सरप्राइज दैट ड्यूरिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन individual values, skills, abilities needed for successful strategy implementation are not considered, right। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब स्ट्रेटेजी को बना रहे हो उस वक्त आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो स्टाफ है उनके क्या इंडिविजुअल वैल्यूज है, क्या स्किल्स है, उनके क्या एबिलिटीज है, इससे आपका स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन काफी ज्यादा बेटर होगा। सो द नीड टू मैच द इंडिविजुअल एप्टीट्यूड विथ स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन टास्क शुड बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेटेजिक चॉइस। तो मैं यहीं पर ही लिख देता हूं फॉरवर्ड लिंकेज, राइट। फिर देखिए इनएडिक्वेट, ये देखो ये हो जाएगा अगर आपका
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं करेगा तो आप ये देखो, या फिर अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं होगा तो सो इनएडिक्वेट सपोर्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिस्ट फॉर इम्प्लीमेंटेशन एक्टिविटी often undermines the organizational success. The CEO, small business owners, and government agencies head must be personally committed, right? So they must be personally committed. The top management basically they must be committed to the strategy implementation and express this commitment highly in visible ways. अब आप मुझे बताओ, कल जो ये अपने पास आया असेसमेंट वाला इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए, अब अगर वो इनकम टैक्स असेसमेंट के लिए आप मेरे को एक बात बताओ, इनकम टैक्स के जो ऑफिसर्स हैं अगर वो खुश नहीं होंगे तो आप मुझे बताओ क्या ये मेथड प्रॉपरली काम करेगा? आंसर इज नो। आंसर नहीं इज, सर। वो काम नहीं करेगा। तो यहां पर वो वाला सिनेरियो आ जाता है कि आपको वहां पर उनसे भी कमिट करना पड़ेगा, उनसे भी कम्युनिकेट करते रहना पड़ेगा ताकि उनका कमिटमेंट आपको पूरा मिले। सो स्ट्रेटेजिस्ट formal statement about the importance of strategic management must be consistent with the actual support and the rewards given for the activities completed and objectives reached. Otherwise, stress created by inconsistency can cause uncertainty amongst the managers and employees at other levels. तो आप स्ट्रेटेजी बना तो कुछ और रहे हो और कर कुछ और रहे हो। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं देता हूं, डीमोनेटाइजेशन क्यों हुआ था ये आज तक हमें नहीं पता, बिकॉज मल्टीपल आंसर्स वर गिवन कि बोला कश्मीर में जो फेक नोट्स ज्यादा सर्कुलेट हो गए थे उसको बंद करना था, कि करप्शन बंद करना था, या यूपी इलेक्शंस आ रहे थे वहां पर कैश फॉर वोट, राइट, वो वाला चीज नहीं हो उसके लिए आपने किया था। क्यों किया था हमें नहीं पता, या फिर बैंक्स की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, आप बैंक्स के अंदर कैश पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि देखो तभी तो जितना अंदर तिजोरी में कैश था वो सब बैंक में पहुंच गया। यस और नो? सो वी स्टिल डोंट नो व्हाट वाज द सिनेरियो। और जब अगर बोलते हैं फेक नोट्स वगैरह थे तो ऑलमोस्ट आई थिंक 97 या 98% ऑफ द करेंसी इज रीमोनेटाइज्ड। जो पुराने नोट थे उसकी जगह नए नोट, 97 98% पुराने नोट जो थे वो रिप्लेस होकर आ गए। तो 2-3% ही फेक नोट्स थे, तो ये पॉइंट भी आपका गड़बड़ हो गया। सो ओवरऑल ये सिनेरियो यहाँ पर आता है, राइट? अब देखो, परहैप्स द बेस्ट मेथड फॉर प्रिवेंटिंग एंड ओवरकमिंग द human resource problem in strategic management is to involve many managers and employees as possible. Although time consuming, this approach builds understanding, trust, commitment and ownership and reduce the resentment and hostility. तो जो ओपोजिशन होता है, झगड़ा होता है, उन सबको ये कम करता है। The true potential of a strategy formulation and implementation resides in people. ये सेंटेंस ध्यान रखना, मुझे लगता है ये सेंटेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है, राइट? और यहां पर आ जाएगा, इसके ऊपर फिर आपको एक कमेंट वाला क्वेश्चन मिल सकता है, दैट द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन रिसाइड्स इन पीपल। अब जैसे यहां पर इन्होंने वर्ड यूज कर दिया पीपल, आप समझ जाना आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में लिखना है, ठीक है? और अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो सकता है कि आपका 5 मार्क का कमेंट क्वेश्चन बन जाए, राइट? चांसेस हालांकि कम है, बट स्टिल यू नेवर नो, ये क्वेश्चन आपको मिल जाए। फिर आपको यहां पर बता रहा है अचीविंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ स्ट्रेटेजिस्ट विल ट्राई टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। अब आप मुझे बताओ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे लेकर आएगा? How will the human resource management get competitive advantage in the organization? सर जो टास्क रहेगा अगर वो कंप्लीट करेंगे तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होगा ही ना सर। सो ओवरऑल सा बात है, अगर आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्ट्रांग रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा, वो फोकस्ड रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपका टाइमली काम कंप्लीट होगा, एफिशिएंसी एक आपका आएगा, आपके कॉस्ट भी कम होंगे, करेक्ट? इन दैट सिनेरियो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलेगा। सो आप देखो, इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट द स्ट्रेटेजिस्ट ट्राई टू अचीव अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर हिज ऑर्गेनाइजेशन। The competitive advantage may be in the form of low cost leadership in the industry or being unique. Being unique का एक और नाम बताओ। Being unique, low cost leadership, being unique का एक और नाम? Differentiation. Yes, differentiation, right? Differentiation in the industry along dimensions, okay, that are widely valued by the customers in particular and the society at large. And so that they can obtain a competitive edge by becoming a low cost leader or a differentiator plus
puts a heavy premium on having highly competent and committed team। देखो ये आता है, ये तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही, लो कॉस्ट लीडर और डिफरेंशिएशन का, बट आपके लिए एक और प्रीमियम ऐड हो जाएगा आपके कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में, अगर आपके पास एक कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है तो, राइट। सो द रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स is to enable in enabling the organization to effectively deal with the external environment changes. The human resource management function has been accepted as a strategic partner in the formulation of the organization strategies and in the implementation of such strategies through human resource planning, employment, training, appraisal, right, and reward of the personnel एंड ऑर्गेनाइजेशंस। ये देखो, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये चार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्स से जो एग्जाम में आपको मिलेगा। एंड कॉम्पनसेशन प्रैक्टिसेस, राइट, हैव अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन द एम्प्लॉयज कॉम्पिटेंस। ऑब्वियस सा बात है, आप कितने भी कमिटेड हो अपने गोल से, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड एवरीथिंग, बट अगर आपका कॉम्पनसेशन पैकेज अच्छा नहीं है ना, तो आप ज्यादा टाइम तक कंपनी में टिकोगे नहीं। दैट्स वेयर वी से द इंडिविजुअल गोल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। तो आप ये देखो, ये 4 पॉइंट्स आपके आ गए, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए एग्जाम में। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, राइट। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के अंदर क्या आता है, देखो, रिक्रूटमेंट बेसिकली क्या होता है, जब आप कैंपस प्लेसमेंट और के लिए जाते हो, राइट, तो वहां पर क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है ना, कॉलेज वाले वहां पे जो कंपनीज आते हैं वो रिक्रूटमेंट सेल अपना लगा के रखते हैं, उनका एक हायरिंग, करेक्ट। तो वहां पर हायरिंग एंड सिलेक्टिंग। सो आप रिक्रूटमेंट में बेसिकली क्या करते हो, आप एम्प्लॉय को या जो भी वहां पर कैंडिडेट है उसको प्रॉपर स्कैन करते हो। मैंने आपको जैसे बताया था, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद दैट एचआर मैनेजर, और वो एचआर मैनेजर ने बताया कि हम कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। दैट्स व्हाट इज हियर, द वर्कफोर्स विल बी more competent if a firm can successfully identify, attract and select the most competent applicant, right? Then same way अपने पास यहाँ पर है training, correct? So the workforce will be more competent if the employees are well trained and perform their jobs properly. एंड देन आता है आपका अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पर आपके काम को सराहाया जाएगा, राइट, आपने जो अच्छा काम किया आपको सराहाया जाएगा, और जहां पर आप अटक रहे हो वहां पर आपको सिखाया जाएगा। सी अप्रेजल का बात अगर होता है ना, अप्रेजल में सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि आपने अगर अच्छा काम किया तो आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल आपको मिलेगा, या बेसिकली वहां पर क्या होता है, आपको बताया जाता है ओवरऑल, इट्स मोर लाइक अ सपोर्टिव फीडबैक विच इज गिवन। जहां आप अच्छे हो वहां आपकी तारीफ होगी, जहां पर आप कमी हो वहां पर आपको पॉइंट आउट किया जाएगा दैट ये कमियां हैं इसकी वजह से। इसीलिए आपने कई बार सुना होगा, एचआर मैनेजर हमेशा ये बोलता है, दिस इज गुड बट इट कैन बी नाइसर इफ यू वुड हैव डन दिस, राइट। तो ये क्या हो गया आपका अप्रेजल। हम लोग के आर्टिकल में ऐसे ही बोलते हैं सर। ये देखो हर एक की कहानी है, राइट, राइट। आर्टिकलशिप में आपको ऐसा ही बोला जाता है ना, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आप है ना ये भी अच्छे से कर लो, इट वुड हैव बीन नाइसर अगर आप ऐसे करते। तो ये अप्रेजल वाला पार्ट होता है। तो आप देखो, द परफॉर्मेंस अप्रेजल इज टू आइडेंटिफाई एनी परफॉर्मेंस deficiencies experienced by the employee which could be due to the lack of competence, experience and everything. Such deficiencies one identify can be solved through counseling, coaching and training. And then आपके पास क्या आता है, compensation एंड अकॉर्डिंगली अप्रेजल ऑफ, जैसा आप परफॉर्म कर रहे हो उसके हिसाब से आपका यहाँ पर कॉम्पनसेशन जो होगा वो सेटअप किया जाएगा। सो फर्म कैन यूजुअली इंक्रीज द कॉम्पिटेंसी ऑफ द वर्कफोर्स by offering to pay and benefit packages that are more attractive than those of their competitors, and the practice enables the organization to attract and retain most capable employee। तो ये आपके पास 4 पॉइंट्स है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को जो करके रखना पड़ेगा, सो दैट यहां पर आपको कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिल सके। सो टू अचीव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, राइट, सो ये देखो, टू अचीव कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को क्या करना चाहिए, ये 4 चीजें करनी चाहिए, जहां पर वो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करेगा, बेस्ट एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, अट्रैक्ट करेगा और उसको अपॉइंट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन
the capabilities which the individual possess and the needs of the organization. फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका ट्रेनिंग, ताकि अच्छा ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? अगर वो इतना ही कॉम्पिटेंट है, बेस्ट है, तो उसको ट्रेनिंग का क्यों जरूरत है? ट्रेनिंग का क्यों जरूरत है? बिकॉज हर कंपनी का अलग होता है काम, हर कंपनी का काम करने का तरीका अलग होता है। तो एक बार आप उसको जब ट्रेनिंग देते हो, तो जैसे हम वो नहीं बोलते शुरू में 15 डेज का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, आप मेरे हिसाब से अगर बिग फोर वगैरह में आप जाओगे अपने आर्टिकल्स अपने जॉब के लिए या इन सब के लिए, तो आपको 15 डेज वहां पर वो ट्रेनिंग पीरियड में रखते हैं, जहां पर आपको आपसे काम नहीं करवाया जाएगा बेसिकली। इन लाइट सिचुएशन आपसे आपको यू विल गेट अक्वेंटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन, कौन क्या है कैसे करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका ट्रेनिंग होगा, उसके बाद में अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, राइट, और उसके बाद में आपका कॉम्पनसेशन। और ट्रेनिंग यहाँ पर वैसे भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यहाँ पर दिव्यांशी ने लिखा अपडेटेड रहने को, तो हो सकता है आप ऑर्गेनाइजेशन में आए हो, कुछ चीजें जो आपको नहीं आती है उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दे दिया जाएगा, सो दैट आप अपने काम को इफेक्टिवली कंप्लीट कर पाओ, राइट। सो दिस इज देयर। फिर देखो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो द human resource strategy of a business should reflect and support the corporate strategy. An effective human resource strategy includes the way in which the organization plans to develop its employees, provide them suitable opportunity and better working condition so that their optimal contribution is ensured. ये आपको जो मैंने पिछले पेज पे पॉइंट हाईलाइट करवाया था, ये उसमें आपको हेल्प करेगा, ये आप वहां पर भी लिख सकते हो। ये देखो, ये आपने यहाँ पर जो लिखा ना, द ट्रू पोटेंशियल ऑफ अ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन रिसाइड्स इन पीपल, इसी को कनेक्ट करके आप यहाँ पर लिख सकते हो दैट एन इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी विल इंक्लूड द वे इन विच द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप किस तरह से अपने प्लान्स को डेवलप करते हो, यू नो, और कैसे सुटेबल अपॉर्चुनिटीज आप देते हो जिससे कि आपको ऑप्टिमम कंट्रीब्यूशन इज इंश्योर्ड। दिस एम्प्लाइज सिलेक्टिंग द बेस्ट अवेलेबल पर्सोनल, करेक्ट। ये देखो दिस एम्प्लाइज सिलेक्टिंग द, अभी देखो जो आपने ऊपर पढ़ा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वाला, implies selecting the best available personnel, ensuring fit between a people, between the employees, job retaining, motivating them, and empowering the employee to perform well in the direction of corporate objectives। तो ये सारे आपके पास यहाँ पर प्रोविजंस आ गए। फिर आप देखो strategic human resource management may be defined as linking the human resource management with the strategic goals, very important, this is linking the human resource management with the strategic goals and objectives so that to improve the business performance, develop organizational culture and foster innovation and flexibility, right। So आप strategic human resource management के ऊपर अगेन, अभी तक हमने जो भी चेक किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या था, ये तो था ना कि स्ट्रेटेजिक ऑडिट, स्ट्रेटेजी आपका है उसका आप ऑडिट कर रहे हो, हाउ इफेक्टिवली द स्ट्रेटेजी इज वर्किंग, क्या उसमें कोई चेंज करने का जरूरत है, क्या उसमें चैलेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर भी आ रहा है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रेटेजी बना लिया है, अब आप क्या कर रहे हो, अपने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को उसके साथ लिंक कर रहे हो, सो दैट अगेन आप बिजनेस में परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाओ, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू एडिशन एंड ऑल दोस थिंग्स यू कैन डू, राइट। फिर आप देखिए दिस means how they are acquired, developed, motivated and retained in the organization plays an important role। किसका बात कर रहे हैं? Employees का। This presupposes an integrated approach towards human resource function and overall business function of an organization। फिर आप देखिए the human resource management practice of an organization may be an important source of competitive advantage। For this strategic focus should be given on the following points। तो आप ये देखो अगेन टू गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज क्या क्या करना पड़ेगा, प्री सिलेक्शन प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस। दो चीजें देखो आपको पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो कि आपको जो आप जॉब देने वाले हो वो क्या है और किसको दे रहे हो और कितने लोग आपको चाहिए, तो इससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। बेसिकली दिस विल हेल्प यू टू सिलेक्ट, जो आपका रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन है, this will help you in recruitment and selection, okay। Then the selection practices meant to staff various positions in the organization, and both recruitment and selection policies and procedures should be designed keeping in view
द मिशन एंड पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, कई बार ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि आपको वो बोलते हैं आप अच्छे हो बट आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिट नहीं बैठोगे। या कई बार आपसे पूछा जाता है व्हाई शुड बी हायर यू, और व्हाई यू शुड बी इन दिस कंपनी। तब आप उसमें बहुत कॉमन आंसर क्या आता है कि मेरा गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ मैच कर रहा है, ऑल दोस थिंग्स, ये आपके में रहते हैं। देन पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिसेस टू मेंटेन एंड इंप्रूव द वर्कर्स, राइट, ये आ गया आपका पोस्ट सिलेक्शन। तो 3 स्टेजेस में आपको बता दिया। तो पोस्ट सिलेक्शन बेसिकली आप जॉब में अपॉइंट हो चुके हो, और उसके बाद में वो बता रहे टू मेंटेन एंड इंप्रूव द वर्कर्स जॉब परफॉर्मेंस लेवल, राइट। सो द ह्यूमन रिसोर्स डिसीजंस रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, कॉम्पनसेशन, मोटिवेशन शुड बी बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आप देखिए स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, राइट। अब देखो ये अगेन आपका एक इंडिपेंडेंट एग्जाम क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज गोइंग टू बी द स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। सबसे पहला, अगेन अगर आपको हेडिंग हेडिंग याद है तो भी अंदर का मसाला अभी तक जो हमने डिस्कस किया आप उसके हिसाब से भर सकते हो। हेडिंग इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। तो देखो सबसे पहला क्या रहा है, प्रोवाइडिंग पर्पसफुल डायरेक्शन। अब पर्पसफुल डायरेक्शन किसका, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन तो सेट है ही ऑलरेडी। एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर आपका काम क्या रहेगा, यू विल हैव टू इंश्योर दैट द इंडिविजुअल गोल्स आर असाइंड टू द organizational goals। तो आप ये देखो the most important task of a HR manager is to ensure that the objectives of the organization are internalized by each individuals working in the organization। वहां पर आपका जो गोल्स है अचीव, बेसिकली जो फोकस है वो आपका बराबर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के टुवर्ड्स ही रहे। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टेट द वेरी पर्पस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। फिर आप देखिए बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी। अब आप कोर कॉम्पिटेंसी कैसे डेवलप करोगे, कोर कॉम्पिटेंसी आपका डेवलप होगा जब आपके पास स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रहेगा, राइट। या फिर कुछ ऐसा आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगा जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज आपके पास रिटेन रहे। लाइक वी ऑल वांट टू वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज ग्रोइंग, जिसमें ग्रोथ आपको दिखता है। तो आपका इस तरह से, क्योंकि आज की डेट में अगर आपको रिलायंस में काम करने को मिले तो आप खुशी खुशी जाओगे, बट विच रिलायंस, मुकेश अंबानी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी रिलायंस। अनिल अंबानी वाले ग्रुप में, एडीएजी ग्रुप में आप शायद एक बार सोचोगे कि पता नहीं यार वो कंपनी का भरोसा नहीं है। So same thing, the human resource manager has a great role in developing the core competency by the firm। फिर यहाँ पर बताया हुआ व्हाट इज कोर कॉम्पिटेंसी, अगेन ये आपको पता है इट्स अ यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन which may not be shared by others। Now, this may be again in the form of human resource management। core competency in the form of human resource management यहाँ पर आपका कैसे आ जाएगा, that marketing capability or technological capability। So if the organization, ये देखो, if the organization business is organized on the basis of core competency it is likely to generate more competitive advantage। हालांकि अगर आप ये पूरा पैराग्राफ को देखोगे तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड कोई बात नहीं लिखा है, यहाँ पर एक इन जनरल कोर कॉम्पिटेंसी के ऊपर बताया हुआ है, एक्सेप्ट फॉर दिस पार्ट दैट organization of a business and core competency implies leveraging the resources of the firm। It needs what creative, courageous, dynamic leadership, having faith in the organization of human resources। तो यहाँ पर अगर आप core competency में कुछ अपने हिसाब से भी मसाला लिखोगे तो भी चलेगा। दिस यू कैन से सो दैट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो एम्प्लॉयज है दे गेट अट्रैक्टेड, और द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स दे आर अट्रैक्टेड टू द कंपनी, करेक्ट। और दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू हाउ डू से टू अगेन गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, क्योंकि आपके पास बेस्ट टैलेंट जो रहेगा आप उसको यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकोगे। सो अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। फिर आप देखो क्रिएटिंग अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। तो पहले बिल्ड अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, फिर आपको यहाँ पर वो बता रहा है क्रिएट अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सो क्रिएटिंग एंड maintaining a competitive advantage in a globalized market is the objective of the organization। Now, there are two important ways a business can build competitive advantage over the other। एक तो आपको क्या बताया, कॉस्ट लीडरशिप, और दूसरा डिफरेंशिएशन। सो अगेन अगर आप यहाँ पर देखो तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा पॉइंट आपको नहीं बता। फिर देखो ये रिपीटेड पॉइंट आपको दे दिया, हैवी प्रीमियम, पुटिंग ऑल दिस। अगर आपके पास द सेकंड
ये देखो यहाँ पर आपको है, पुटिंग ऑल दी स्ट्रेटेजीज कैरीज हेवी प्रीमियम ऑन हैविंग हाईली कमिटेड कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स। थोड़ी देर पहले ये लाइन अपने पास आया था, राइट। तो यहाँ पर वही बता रहे हैं कि आप कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ये दो तरीके से तो लोगे, लेकिन अगर आपके पास एक हाईली कमिटेड वर्कफोर्स रहेगा तो आपको और ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो दिस एड्स एज अ प्रीमियम टू दैट, राइट। तो ये लाइन आप यहाँ पर रेडी रखना। फिर आप देखिए फैसिलिटेशन ऑफ द चेंज, सो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर विल बी मोर कंसर्न विथ सब्सटेंस रेदर देन द फॉर्म। अब इसका मतलब बेसिकली क्या है, अकम्पलिशमेंट्स रेदर देन द एक्टिविटीज। करेक्ट, आप बहुत सारी चीजों को कर रहे हो। देखो सब्सटेंस ओवर फॉर्म, आपने कई बार अकाउंट्स में ये टर्म पढ़ा होगा। और यहाँ पर सिंपल मतलब क्या रहता है कि देखो, जैसे कई बार अपन इसमें नहीं बोलते लैंग्वेज के लिए कि सर मेरा लैंग्वेज वीक है, हिंदी मेरा स्ट्रांग है, इंग्लिश मुझे इतने अच्छे से नहीं आता। तो आप सिंपल सा एक पॉइंट देखो, नो डाउट आपको इंग्लिश अच्छा होना जरूरी है, बट क्या सिर्फ इंग्लिश आने से आप अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे? आंसर इज नो। सर मेरा टैक्स का प्रोविजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आपका टैक्स का प्रोविजन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको वो जानना ज्यादा जरूरी है। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये जानना ज्यादा जरूरी है कि जब आप ऑडिट करने के लिए जाओ एज अ ऑडिटर, तो किन बातों का ध्यान रखना है जिससे कि जो भी डेविएशन है या रेड फ्लैग्स है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओ, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, राइट। सो आपको ये चीज यहाँ पर चेक करना है। कई बार जैसे लॉयर्स होते हैं उनके साथ ये बहुत होता है कि टॉप लॉ स्कूल से अगर लॉ लॉ करके आते हैं और फिर अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इन सब में अगर वो जाते हैं तो उनको ये बोलते हैं कि अरे क्या बात है सर, आप तो ना कहाँ यूके से लॉ पढ़ के आए हो, मास्टर्स पढ़ के, आपको इतना भी नहीं पता कितने रुपए का स्टैम्प पेपर लगेगा, अच्छा आपको ये भी नहीं पता ये कैसे होगा। सो दोज आर द टेक्निकलिटीज, दोज आर द टेक्निकलिटीज। और टेक्निकलिटीज भी कैसा मैं आपको बोलूंगा, ऑपरेशनल टेक्निकलिटीज। तो एक क्लर्क को भी वो सब के बारे में पता होगा। तो आप एक क्लर्क को हायर करो, आप उसके ऊपर फोकस रखो जिसके लिए आप हो। एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट, मतलब एक मैंने वेबिनार अटेंड किया था और उसमें उन्होंने ये बताया था, बोला आप एक अगर डॉक्टर हो, ठीक है, आप एक डॉक्टर हो और आप एक सर्जन डॉक्टर हो, ठीक है। सो व्हाट इज योर कोर एरिया, कि अंदर आप वुंड को कट करके या जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो उसको कट करके आप जो भी डायग्नोस करना है आपको, लेट्स से इफ इट्स अ appendix operation which you are doing, so as a doctor you should know how to take out the appendix and where the appendix is actually. It is okay if you don't know how to stitch the wound, वो एक काम कंपाउंडर या नर्स भी कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाला पॉइंट आ जाता है, सब्सटेंस रादर देन द फॉर्म। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होगा वो एक्टिविटीज वगैरह को नहीं देखेगा। कई सारे एक्टिविटीज वो सब करवाते हैं, एक्टिविटीज इन द सेंस बोला इससे मोटिवेट करेंगे ये करेंगे, भाई वो सब ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली मिला क्या, अकम्पलिशमेंट्स रादर देन एक्टिविटीज, प्रैक्टिस रादर देन थ्योरी। तो यहाँ पर फैसिलिटेशन ऑफ चेंज के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन सब चीजों का ध्यान रखेगा, बिकॉज अगर एट द एंड अगर आप देखो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का है कि एम्प्लॉयज अच्छे से काम करें। इफ द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर ओवरऑल डिससेटिस्फाइड एंड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग, दिस मीन्स द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज नॉट इफेक्टिव, वो इतना इफेक्टिव वहां पर नहीं है, राइट। लेट्स जस्ट गिव मी 1 मिनट। Is it raining very hard near your area also? सेम पिंच। यहाँ पर तो बहुत ही तेज बारिश हो रहा है। यहाँ पे नहीं सर, राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में? अरे राजस्थान में जयपुर में तो मतलब बाढ़ वाला सिचुएशन हो गया यार, आज न्यूज में देखा तो था। मैं उदयपुर साइड हूँ। अच्छा तो उदयपुर साइड है, ओके, वहां तो पूरा धूप है अभी, राइट। सो सैड। सो सैड एक्चुअल में। ओके, चलो वैसे सो सैड तो क्या, हम यहाँ पर इतने अच्छे वेदर में रहकर भी कुछ कर नहीं पा रहे, वो भी पढ़ रहा और हम भी पढ़ ही रहे। हाँ दिल्ली में भी बहुत तेज बारिश था यस्टरडे, राइट। पर एनीवे सर चलिए। बारिश का मजा लेके रहे ना सर। बारिश के मजे तो कहाँ ले पा रहे यार, सब घर पे बैठे हैं। चलो देखो,
The human resource function will be responsible for furthering the organization and not just maintaining it. तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक human resource manager है, वो अपने एम्प्लॉयज से बेस्ट आउटपुट नहीं निकल पा रहा, वो मोटिवेट नहीं कर पा रहा, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज नॉट दैट इफेक्टिव. फिर आप देखो, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर विल हैव टू डिवोट more time to promote changes rather than maintaining the status quo. स्टेटस को जो जैसा है वैसा चलने दो, वैसा नहीं, आपको यहाँ पर प्रमोट करना पड़ेगा चेंजेस को, सो दैट अगेन बेस्ट वर्कआउट हो यहाँ पे. राइट, करेक्ट हर्ष, बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड. चलो आगे देखो, मैनेजिंग द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. सो अगेन यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के लिए एक और प्रोविजन होना जरूरी है. और वहां पर क्या है कि देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग वैरायटी के लोग होंगे, ठीक है, उन सबको एक साथ आप कैसे काम करवाते हो, ये आ जाता है आपका मैनेजिंग द वर्कफोर्स डाइवर्सिटी. जैसे यहाँ पर बताया, मेल फीमेल वर्कर्स, करेक्ट, यंग एंड ओल्ड वर्कर्स, एडुकेटेड एंड अनएडुकेटेड वर्कर्स, स्किल्ड एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉयज, तो अलग अलग तरह के लोग आपके पास होंगे. तो वहां पर इनफैक्ट इसमें अगर आपको मैं और बताऊं, तो यहाँ पर कई बार तो रिलीजन और का भी आता है, ये देखो, डिफरेंट कास्ट, रिलीजन एंड नेशनैलिटीज, ये सब भी यहाँ पर आ जाता है. इन सब को कैसे आप मैनेज करते हो, तो ये भी बहुत ज्यादा आपके लिए डिपेंड करेगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के ऊपर. जैसे कई बार ऑर्गेनाइजेशन में, अभी वो मूवी आया दैट गुंजन, क्या नाम है, तो कारगिल का ना सर, कारगिल गर्ल वाला, यस, गुंजन सक्सेना. हाँ, तो गुंजन सक्सेना, तो उस मूवी के अंदर भी कैसे दिखा है, आई हैव नॉट सीन द मूवी, बट अगेन जो स्टोरीज उसमें आ रहा है कि कैसे एक फीमेल कैडेट को कैसे अपने आप को मोटिवेट करते रहना पड़ा, क्या चैलेंजेस थे, बिकॉज ये जनरली देखने को मिलता है. लाइक अगर आप सिंपली, मैं बताता हूँ, कभी क्लरिकल लेवल पे अगर आप जाकर वहां पर बात करोगे, तो अभी भी वो जो मेंटालिटी है दैट इज सेम ओनली. अच्छा, लेडीज है, क्या कर लेंगे, क्या काम हो जाएगा, कैसे रहेगा, तो एक ये बहुत बड़ा वहां पर चैलेंज रहता है. और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ, फीमेल बॉस इज अगेन, इट्स वेरी वेरी रेयर यू आर गोइंग टू सी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. कई बार ये चीज भी बोला जाता है कि चंदा कोचर जो आईसीआईसीआई बैंक में थी, ठीक है, वो इतनी गिल्टी थी नहीं जितना उनका केस बना दिया गया. बिकॉज अगेन बहुत सारे जने इस चीज से भी चिढ़ते थे कि एक फीमेल बॉस है. और दूसरा, अगर आप चेक करो, वो सब पियर्स थे. केवी कामत उसके पहले जब वहां पर थे, तो केवी कामत बस सबके सीनियर थे. फिर उनमें से एक सीनियर उठ के आ गया, केवी कामत के बाद चंदा कोचर. अब ये थोड़ा सा वहां पर पीयर प्रॉब्लम था, सो दैट्स अगेन द इशू. सो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, कि आप वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को किस तरह से मैनेज यहाँ पे करते हो. राइट, सो यहाँ पर जैसे बताया मैं कि मनी तो है ही, पैसा तो जाएगा ही, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट द एम्प्लॉय. मतलब आपको पैसा काफी सारा मिले, बट ओवरऑल इफ यू डोंट फील दैट सेंस ऑफ ओनरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, ईसॉप क्यों दिया जाता है, ईसॉप क्यों दिया जाता है, मतलब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कैश, कैश आउटफ्लो नहीं होगा, आप अपने एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट भी कर देते हो. बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप चेक करो, तो ईसॉप से एक फायदा और होता है, आप अपने एम्प्लॉय को ओनर की तरह फील करवाना चाहते हो, यू गिव देम holding in the company, you give the employees stake in the company, right? So non-financial incentives is also very much required. फिर आप देखो, empowering the human resource. Now what do you mean when you talk about empowering the human resource? यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज को क्या देते हो, बेसिकली यू गिव देम द पावर सो दैट दे कैन रीच देयर पोटेंशियल. करेक्ट. सो अगर उनके ऊपर आप बहुत ज्यादा कंट्रोल करोगे, बहुत ज्यादा उनके ऊपर, तो ऑडिट प्लान और ऑडिट प्रोग्राम के अंदर जब बात होता है, तो यही एक डिस्कशन होता है दैट ऑडिट प्लान इज नॉट गुड, डिसएडवांटेज, आई डोंट नो अभी है कि नहीं आप लोगों को, बट ये कई बार ऑडिट में हमने पढ़ा था कि डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिट प्लान. तो बोला ऑडिट प्लान में यही प्रॉब्लम है कि ऑडिट प्लान इज वेरी इट्स फिक्स्ड, इट इज रिजिड, उसमें आप चेंजेस नहीं करते, एक जैसा सा काम रहता है, तो इट रिजल्ट्स इन dissatisfaction or it does not promote innovation amongst the audit team member. तो ये कि आपके पास रहता है, तो अगर आप उनको एम्पावर नहीं करके रखोगे, तो अगेन वो अपने पोटेंशियल पे काम नहीं कर पाएंगे, बेस्ट नहीं कर पाएंगे. जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ,
मैं जब यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया, आई रियली थैंक मालपानी सर कि उन्होंने बिल्कुल मेरे को बोल के रखा है कि जैसे तुमको पढ़ाना है तुम वैसे पढ़ाओ, देयर इज नो प्रॉब्लम, द वे यू टीच इज बेस्ट। मतलब जैसे तुम पढ़ा, हाँ बस बच्चों को समझ में आना चाहिए, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जैसे मर्जी पढ़ाना है तुम वैसे पढ़ाओ। तो उन्होंने क्या किया बेसिकली, ही हैज एम्पावर्ड मी, वर्सेस वो अगर ऐसे बोलते कि नहीं आपको ऐसे ही पढ़ाना होगा, इसी से पढ़ाना होगा, या कई बार कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है वो बोलते हैं हमारे पास बुक बना हुआ है आप उसी बुक से पढ़ाओगे, आप कोई और बुक से नहीं पढ़ाओगे। नाउ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एज अ प्रोफेसर, फॉर मी एटलीस्ट आई कैन टेल यू कि जिस बुक को मैंने बनाया नहीं है, जिस बुक को मैंने यू नो उसको मैंने पढ़ा नहीं है, तो उसके बेसिस पे मैं कैसे उस बुक को बनाऊं, how will I teach through that book? So you should say yes, then I'll not be able to give 100%, right? अभी अगर आप मेरे से कोई कुछ पूछोगे तो आई एम बाउंड टू आंसर यू, सर ये लाइन का क्या मतलब है, सर इस वर्ड का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, आप मुझे बताओ। सो आई एम बाउंड टू टेल यू बिकॉज इट इज फ्रॉम द मॉड्यूल, करेक्ट, और पेपर इससे बन रहा है। प्लस अगर कोई मेरा बुक खुद का बनाया हुआ है तो उसमें एक एक वर्ड का मुझे मीनिंग पता होगा। अब ये बुक सपोज करो किसी और ने बताया, अब उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बनाया, ये प्रोविजन किस हिसाब से लिखा है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, सो हाउ कैन आई टीच। सो ये वाला पॉइंट आ जाता है दैट यू नीड टू एम्पावर द ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज एम्पावरमेंट में बेसिकली यू रियलाइज द employees full potential. It means giving more power to the employees, those who are present, right, and have little control on what they do and little ability to influence their decisions around them. So ये आपका रहेगा, have little control over what they do so that उनका best potential आपको वहां पर मिले। And then last में development of work ethics and culture. So culture, इसके ऊपर एक independent question आपको मिलेगा। हम नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ेंगे तो वहां आपको कॉर्पोरेट कल्चर के बारे में मिलेगा क्वेश्चन, राइट। तो आप कॉर्पोरेट कल्चर में देखना इसको कनेक्ट करते हुए, सो ग्रेटर एफर्ट्स विल बी नीडेड टू अचीव कोहेसिवनेस बिकॉज एम्प्लॉयज विल हैव टू बी ट्रांसेंड कमिटमेंट टू द ग्रुप्स। अब देखो, अब यहां पर क्या वर्ड आ रहा है, देखो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है कि फॉर्मल ग्रुप भी होगा, राइट, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ग्रुप भी होगा, करेक्ट। अब वो फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप दोनों के अंदर आपको क्या करना है, you have to how to say मैनेज करके रखना है। सो ग्रेटर एफर्ट्स विल बी नीडेड टू अचीव कोहेसिवनेस। सो कोहेसिवनेस मतलब लिंकिंग, लिंकेजेस अगर मैं आपको बताऊं, इंटरकनेक्ट करना, कनेक्टेड linkages, because employees will have transient commitment to the groups। transient commitment मतलब आपके इनफॉर्मल मल्टीपल कमिटमेंट्स आपके रहेंगे, करेक्ट, कि सिर्फ एक ग्रुप के साथ आप कनेक्टेड नहीं हो। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक आपका फॉर्मल ग्रुप है और एक आपका इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है, तो आप दोनों से वहां पर कमिटमेंट हो, ठीक है। और यहां पर क्या रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको यहाँ पर लॉन्ग रन कमिटमेंट अगर चाहिए तो अगेन आपको यहाँ पर कनेक्टिविटी, इंक्लूसिवनेस, इंक्लूसिवनेस अगर मैं इसको बताऊं और ज्यादा अच्छा वर्ड है इंक्लूसिवनेस, आपको ये अचीव करना पड़ेगा कि एम्प्लॉयज को आप साथ में लेकर चलो। और इसके लिए आपको क्या करना होगा, changing work ethic requires increasing emphasis on individuals, jobs will have to be redesigned to provide challenges, then flexible starting and quitting timing for the employees may be necessary। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में इसके बारे में बात होता है कि आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स करके रखो कि जब जैसे आपको सही लगे। देयर इज दिस ऑर्गेनाइजेशन माइंड ट्री, अब तो उसका टेक ओवर हो गया, एल ने टेक ओवर कर लिया, बट अगर आप माइंड ट्री को ओवरऑल चेक करो तो माइंड ट्री ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था, उसमें आप अपने पजामा पहनकर भी अगर आप ऑफिस में जा रहे हो ना, देर इज नो प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं कि आपको फॉर्मल पहन के जाना है, आप जिस टाइम पर भी जाओ, जिस टाइम पर भी आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे स्टार्टअप्स आज की डेट में इसके ऊपर फोकस करते हैं दैट आप जिस टाइम पर आओ, जिस टाइम पर जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस खाली काम हो जाना चाहिए। 8 घंटे आपको ऑर्गेनाइजेशन को देने हैं, गिव दैट 8 आवर्स। तो आप कैसे देते हो वो आप देखो, आपको लगता है 9 से 6 तो 9 से 6 आप वो टाइम दे दो, आपको लगता है, राइट। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अभी तो ये एक कल एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, गूगल ऑल्सो डज दैट, एग्जैक्टली। गूगल तो वहां पर, गूगल इज अनदर एट ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पे वो लेकर अगर, इसीलिए आप देखो गूगल से हर कोई एसोसिएट होना चाहता है, नो वन वांट्स टू लीव गूगल, राइट। फिर अगर आप यहाँ पे चेक करो
कल एक आर्टिकल में पढ़ रहा था वहां पे कि अगर वर्क फ्रॉम होम और 18 महीने कंटिन्यू रहा तो गोवा इज गोइंग टू बी द न्यू डेस्टिनेशन फॉर वर्क फॉर होम। या फिर जैसे अंडमान निकोबार में अभी हाई स्पीड इंटरनेट जाने लग गया, वो वायर्स वहां पे चले गए, तो उधर फिर ये डिस्कशन हुआ, बोला अगेन अंडमान निकोबार कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द डेस्टिनेशन फॉर वर्क फ्रॉम होम। बिल्कुल सिंपल। तो कोई क्यों यहाँ पे काम करेगा, आराम से घर पे आप काम करोगे। या फिर ये जो टाइम फ्लेक्सिबिलिटी वाला है ये आपको देते हैं, इससे क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका काम ज्यादा अच्छे से निकलता है। सो फोकस विल शिफ्ट टू एक्सट्रिंसिक टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अभी देखो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का क्या होता है, आप खुद ही कमिटेड हो जाते हो, शर्म मारे आप खुद ही कमिटेड हो जाते हो कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो एक सिंपल तरीका बताता हूँ, मेरे सर का कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा, वही जो टैक्स के सर मैंने आपको बताया था ना, उनका कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट देखा, उनके घर पे जिम है, तो उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस लिखा हुआ था दैट इफ यू यू वन शुड एक्सरसाइज 1 आवर डेली, ठीक है। और फिर उन्होंने ऐसे लिखा था एंड इफ यू कैन नॉट गिव 7 आवर्स आउट ऑफ 158 आवर्स इन अ वीक देन इट इज द एक्सक्यूज, राइट। तो ये 158 आवर्स उन्होंने कैसे निकाला था, आई थिंक वो 24 into 7 करके उन्होंने कैलकुलेट करके दिया था कि इफ यू कैन नॉट गिव 128 मतलब आउट ऑफ 158 आवर्स, अगर आप 7 घंटे भी नहीं दे सकते हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, बहाने मार रहे हो। और उनका ये चीज हमेशा रहता था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, टाइम नहीं है ये सबसे बड़ा ना, सबसे बड़ा झूठ है कि मेरे को टाइम नहीं मिला। आपको अगर कमिटेड हो तो आप टाइम कैसे भी करके निकाल लोगे। और क्लास में सबसे पहले यही बोलते थे कि बेटा एक बात बताओ, फोन के लिए टाइम निकल जाता है कि नहीं निकल जाता है। वॉक एंड टॉक उस वक्त काफी ज्यादा फेमस था, तो बोलते हैं वॉक एंड टॉक करते हो कि नहीं करते हो, टाइम कैसे निकल जाता है। तो वैसे ही अगर नियत होगी तो टाइम अपने आप निकल जाएगा। सर ये काम के लिए भी टाइम निकल जाएगा। जैसे वो कई बार बोलते थे रेफरेंस बुक्स को पढ़ो, अपार्ट फ्रॉम सीए बहुत सारे जो मोटिवेशनल बुक्स और ये सब रहते हैं उन सबको पढ़ो। या किसी एक सब्जेक्ट को आप उठाओ कि सपोज करो आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो रीड अबाउट ज्योग्राफी, किसी को फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो फोटोग्राफी, कोई डांस में अगर अच्छा तो गो फॉर डांस। तो वो बोलते थे कि एक आपके प्रोफेशन, आपके जो एडुकेशन जो चैनल है उसके बियॉन्ड निकल के कोई एक चीज के ऊपर आप फोकस करो। तो एक ने बस ऐसे ही बोल दिया सर इतना टाइम कैसे मिलेगा, तो सीधा सर ने यही बोला वॉक एंड टॉक करके हेलो बेबी करते हो ना तो टाइम तो निकल जाता है। सो ये आपका क्या हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। अब आप देखो इस पोस्ट को पढ़ने के बाद ऑब्वियसली आप भी अग्री करोगे, हाँ यार 158 आवर्स में से 7 आवर्स भी नहीं निकाल सकते हम, राइट। सो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्रोच होता है ह्यूमन रिसोर्स वाले का, दैट आप किसके ऊपर फोकस करोगे कि एक्सटेंसिव मोटिवेशन, कि बाहर से कोई आपको मोटिवेट करे, इससे अच्छा आप इंटरनल मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आओ। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय खुद ही कमिटेड रहे। और वो कैसे होगा, व्हेन देयर विल बी अ प्रॉपर वर्क एथिक एंड अ कल्चर और दैट कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन, तब यहाँ पर रहेगा। सो अ वाइब्रेंट वर्क कल्चर विल हैव टू बी डेवलप्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट अ एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रस्ट अमंग्स द एम्प्लॉइज एंड टू करेज क्रिएटिव आइडियाज बाय देम, राइट। सो ये सारे आपके पास यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स के प्रोफेशंस है, राइट। एंड टॉकिंग अबाउट सम इंट्रिंसिक मोटिवेशन, तो अगेन मैं उन्हीं सर का एक आपको स्टेटमेंट बताता हूँ, मतलब बहुत दिल पे लगा था। आई डोंट नो आप लोग इसको कैसे रिएक्ट करोगे। ये सर के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते थे, बोलते थे सर मोटिवेशन चाहिए, ऐसा चाहिए वो चाहिए। तो सर एक ही बात बोलते थे, कह रहे एक काम करो मोटिवेशन वगैरह गया तेल लेने, तुम जहां पर पढ़ रहे हो ना तुम्हारा जो बुक टेबल है वहां पे या फिर अपने बुक के ऊपर बस ऐसे लिख दो, माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर मी टू बी अ सीए, आई विल मेक देयर ड्रीम कम ट्रू विद अ रैंक। या फिर आप इस तरह से लिखो, माई पेरेंट्स आर सेक्रीफाइसिंग ईच डे सो दैट आई कैन बिकम अ सीए। कह रहे उसके बाद से अपने आप मोटिवेशन तुम्हें मिल जाएगा। और अगर वो लाइन तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता तो तुम्हें दुनिया का कोई चीज मोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि ही वाज ट्राइंग टू से दैट सर की क्लास में गए 3 घंटे सर ने पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने कोई एक स्टेटमेंट बोला वो बिल्कुल दिल पे लगा, हाँ भाई कल से तो देख एकदम मतलब दुनिया उखाड़ दूंगा, राइट, ऐसे करके मैं पढ़ाई करूंगा। 2-3 दिन वो बराबर चलता है फिर ग्राफ नीचे गिर जाता है। सो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से कि एक्सटर्नल मोटिवेशन एक लिमिट तक ही काम करेगा, इंटरनल मोटिवेशन इज व्हाट इज गोइंग टू लॉन्ग लास्ट। और उसके लिए आपको अंदर से वो फील आना पड़ेगा कि हाँ we can do it or we should do it, then it is going to be good for you. So with that we have again packed up our this chapter number 6,
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें अभी भी मेरे को लगता है कि ये चार आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि पढ़ा मैंने आपको सब दिया है, बट मुझे लग रहा है ये चार आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, राइट? या फिर आपका ये वाला पार्ट, दैट रोल्स ऑफ अ स्ट्रेटेजिक रोल ऑफ अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, या तो ये या फिर ये दोनों। तो अगर आप जस्ट इन केस प्लान करो कि छोड़ दे टॉपिक को कुछ ऐसा, तो आप इन दोनों को उठा सकते हो यहाँ पर, ये दोनों। इश्यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, अमर वेट करो, मैंने बताया जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसके साथ में मैं कवर कर दूंगा। सो प्रोबेबली दिस वी आर गोइंग टू डू इट ऑन आइदर नेक्स्ट फ्राइडे और वेडनेसडे, विल डू दैट। वो इश्यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन लेक्चर के स्टार्ट में भी अपना डिस्कशन हुआ था, सो वो मैं वैसे कवर करवा दूंगा आपको, राइट? तो ये आपके पास पूरा चैप्टर है, राइट? सो एक काम करते हैं, विद दिस नाउ वी कैन स्टार्ट विद द आरटीपी। ठीक है, एक और आरटीपी है, उसको हम फटाफट से यहाँ पे कंप्लीट कर देते हैं, एंड वी डू द आरटीपी ऑफ मई 2019। इसमें शायद हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर लिया था। देखो, अब कुछ कुछ एमसीक्यूज है जो हमने यहाँ पे कवर नहीं किया है, उसको अभी हम देख लेते हैं, तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेज ऑफ कर्ट लुइंग मॉडल ऑफ चेंज? आप मुझे बताओ। डीप फ्रीज, राइट? ये कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? सो ये एक आपका गलत आंसर हो गया। फिर चलिए, ये सब तो आ गया। चलो फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। सो ये बता रहा है, डू गुड ग्रुप इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन नॉर्दर्न इंडिया वर्किंग टुवर्ड्स द चाइल्ड केयर। The group educates people towards immunization, sanitization, and work in coordination with the hospitals or medical centers. Recently, new team has taken over the management activities. Explain whether the tools of strategic management are relevant for the group. इससे ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फिर कुछ नहीं हो सकता। वो आपसे बेसिकली यहाँ पर क्या पूछ रहा है? टूल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। टूल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? नहीं, फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और आप देखो। वो ये नहीं पूछ रहा है व्हाट आर द टूल्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो पूछ रहा है वेदर। बिल्कुल करेक्ट, खुशी ने यहाँ पे आंसर किया, द रोल और द नीड ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ो, देखो ऐसा ही लगेगा। डू गुड ग्रुप इज आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट? और अभी उन्होंने वहां पे मैनेजमेंट चेंज हुआ है, वो नया मैनेजमेंट पूछ रहा है कि वेदर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज रेलेवेंट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर आप देखिए, आर देयर एनी लिमिटेशंस अटैच्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? डिस्कस। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्या होगा इसके अंदर आंसर? सबसे पहला तो, बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डायनामिक, द प्रेमाइज ऑन विच द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज फॉर्मुलेटेड इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच इज वेरी डायनामिक, सो बहुत सारे चेंजेस होते हैं, देन उसको ट्रैक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए, राइट? प्रेडिक्ट करना, 100% प्रेडिक्ट करना, देन इट इज मल्टीफेसेड, टाइम कंज्यूमिंग बोलोगे, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, तो ये सारे प्रोविजंस आपके आ जाएंगे। देन आप देखो, डायनामिक्स ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, सो रोहित पटेल इज हैविंग अ स्मॉल केमिस्ट शॉप in the central part of Ahmedabad. What kind of competencies Rohit can build to gain competitive advantage over the online medicine sellers? देखो, कोई क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे मतलब प्रैक्टिकली आप इसको, आपको आंसर करना है। सो हाउ कैन रोहित गेन कॉम्पिटेटिव एडवांटेज? आप मुझे बताओ, क्या आंसर लिखोगे आप इसके अंदर? व्हाट कैन बी टाइमली डन? डिलीवरी। सो टाइमली डिलीवरी, एक तो ही कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ होम डिलीवरी। इसको मैं लिखता जाऊं क्या? चलो एक काम करता हूं, मैं इस आंसर को यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट आपको रेलेवेंस रहेगा। सो दिस इज मई 2009 आरटीपी, और इसमें है ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। अरे यार, ये हैंग हो जाता है।
All right. So this is question number 4. So RTP May 2019 and you have question number 4. तो क्या प्रोविजंस इसमें आप लिखोगे? एक तो हमने यहां पर बोला टाइमली डिलीवरी, बिकॉज ऑनलाइन से ज्यादा फास्ट डिलीवरी आप कर सकते हो। अच्छा, यहां पर इसने एक आंसर और दिया है, देवांग बोल रहा है क्रेडिट फैसिलिटी। सर डिफरेंस हॉस्पिटल से अटैच करके रखना। फैंटास्टिक। देन ओपन 24 आवर्स, ये भी बोल सकते हो बिल्कुल। सो ओपन 24 आवर्स, तो ये आपका आ जाएगा। या फिर आप इसमें लिख सकते हो इफ नॉट 24 आवर्स यू कैन वर्क ऑन extended hours. Give the best quality medicine, long term expiry. Harsh, is it in the hand of the chemist? मिस No. सर न्यू स्टॉक बोलते हैं ना कि अगर डेड स्टॉक, कोई कोई केमिस्ट कैसा करते हैं ऑनलाइन, मतलब डेड स्टॉक पहले भेज देते। Okay. मतलब समझो अभी 2 3 4 महीने का अगर एक्सपायरी रहेगा तो वो Yeah. पहले वो लोग देंगे, फिर लॉन्ग टर्म एक्सपायरी वाला बाद में निकालेंगे। Okay. ठीक है, बट नॉट वेरी इफेक्टिव यहाँ पे। मतलब सर डिस्काउंट, इसमें ये बोल सकते हैं ना सर, इसमें किसमें डुप्लीकेट मतलब मत यूज करो। जो डुप्लीकेट तो ओरिजिनल, वैसे भी यूज नहीं कर सकते, वो तो इलीगल हो गया। अरे मतलब राइट, सर करते हैं ना सब लोग कि मतलब जो हम लोग मेडिसिन लेने जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं यही कंपनी का है, फिर वो लोग दूसरा करके ऐसे बोलते हैं ना। ठीक है, जनरल हो जाएगा। आप देखो, आपको टर्म में देखो, आपने जो बताया वो गलत नहीं है, हर्ष ने भी जो बताया वो गलत नहीं है, बट आपको एसएम कॉन्सेप्ट रिलेट उठा के बताना है। ये ऑपरेशनल वाला पॉइंट आ गया, ओके सर। राइट। तो ऑपरेशनल वाला, तो यहाँ पर जैसे टाइम डिलीवरी, क्रेडिट फैसिलिटी, ये लिंकेजेस आ गए। एक्सटेंडेड आवर्स में आप वर्क करो, यू गिव मोर डिस्काउंट टू द एम्प्लॉय कस्टमर्स, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा। डेवलप कस्टमर रिलेशनशिप, तो आप देखो डेवलप कस्टमर रिलेशनशिप पर्सनल, हिरल ने भी जो आंसर किया पर्सनल रिलेशन विद द कस्टमर, हर्ष ने भी बताया डेवलप कस्टमर बेस, तो यहाँ पर आप वो कर सकते हो, मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू कर दो। मेंबरशिप प्रोग्राम आप दे दो कि आप मेंबर्स को डिस्काउंट दोगे या एडिशनल बेनिफिट्स आप वहां पे प्रोवाइड करो, तो ये आपका आ जाता है। देन व्हाट एल्स, आप केमिस्ट में लोकेशन, देखो लोकेशन के ऊपर अपन शायद इतना नहीं डाले, क्योंकि आप देखो उसने क्वेश्चन में ऑलरेडी बताया कि उसके एक लोकेशन पे दुकान है, लोकेशन पे ऑलरेडी उसके दुकान है, तो हो सकता हाँ है सर। कि वो रीलोकेट करने का अगर आप बोलो तो आप ये बोल सकते हो, राइट। सो ये आपका यहाँ पर आ गया। सो दिस वे यू कैन राइट, आई थिंक ये आपका काफी सारा पॉइंट्स यहाँ पर बन जाएगा। रिटर्न फैसिलिटी, हाँ आप ये भी बोल सकते हो दैट यू कैन हैव अ रिटर्न फैसिलिटी, रिटर्न फैसिलिटी ऑफ अनयूज्ड मेडिसिन्स, ये आप बोल सकते हो, राइट। तो ये आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी आप बोल सकते हो कि आप यहाँ एडवर्टाइजमेंट पे आएगा। वैरायटी आप बढ़ा दो, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये जिसको आप बता दो रेंज, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स वो भी आप बढ़ा दो। लोकेशन पे हम बात नहीं करेंगे। एडवर्टीजमेंट, हाँ ठीक है, एडवर्टीजमेंट भी अपन यहाँ पर दे देते हैं कि आप यहाँ पे प्रमोशन लोकल एरिया एक्टिविटी, में, अगर हाँ लोकल एरिया में जिधर उसका शॉप है। करेक्ट। सो प्रमोशन एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर दो, तो ये आंसर हो गया। ध्यान रखना, जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले ना एग्जाम में, भावुक मत हो जाना कि इसमें आप बहुत ज्यादा लिखने लग जाओ, बिकॉज अगर आप इन क्वेश्चंस में ज्यादा टाइम कंटेंट लिखोगे ना, जैसे आपके 6-7 पॉइंट्स रेडी हो गए, 5 मार्क का क्वेश्चन है, 6-7 पॉइंट्स हो गए, दैट्स लाइक मोर देन इनफ, आगे बढ़ो उसके लिए,
राइट। क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, वी ट्राई टू राइट टू मच, क्योंकि काफी कुछ लिखने को होता है तो हम भर भर के लिखते हैं इसमें। ये होता है, ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है, सब होता है। तो आपको कोशिश करना, यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट, क्योंकि क्या होगा, इसका आंसर कंपेयर होगा दूसरे के साथ में। तो इसमें आपने भरा है गंध, गंध इन द मतलब एक लिमिट तक आप बराबर लिख रहे हो, उसके बाद आप इसमें जो पॉइंट्स लिख रहे हो या तो वो एक्टिव पैसिव होने लग जाएगा, राइट। और जब आपने बोल ही दिया तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, तो अब वापस से लिखने का क्या फायदा, मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त दो नैन, तो एक्टिव पैसिव करने का कोई फायदा नहीं है, वो एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सो यू विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल, राइट। चलिए तो फिर ये वाला देखो, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड डिस्कस द प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैप। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हमने पिछली क्लास में देखा था कॉम्पिटिटर्स को जब आप एक तरह से ग्रुपिंग करते हो, तो यहाँ पर ये भी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चलिए फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड, श्री आलोक कुमार इज हैविंग हिज ओन मीडियम साइज फैक्ट्री इन अलीगढ़, मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर कंसिस्टिंग हैंडल्स, hinges, towels, नहीं towels नहीं, ये क्या है, tower bolt, okay, and so on. He has a staff of more than 220 in his organization. One of the leading brand of hardware seller in India is rebranding and selling the material from his factory. Shri Alok Kumar believes in close supervision and takes all the major and minor decisions in the organization. Do you think Shri Alok should take all the decisions himself? What should be the nature of the decisions that should be taken by him? अब आप बताओ ये क्या बता रहे हैं, ये फिर क्या बता रहे हैं आपका, ये कहां आपको लेकर लिंक कर गया, ये आप बताओ कौन से डिसीजंस का बात कर रहे हैं। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ डिसीजंस विच आर टेकन बाय हिम, कौन से टाइप का नेचर डिसीजन ये ले रहा है। टॉप मैनेजमेंट, मेजर डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो बेसिकली ये क्या कर रहा है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिसीजंस ले रहा है, यस और नो। सो आलोक कुमार, he is has his own medium size factory, correct? So do you think he should take all the decisions himself? Should he take all the decisions himself? Answer is no, he should not take all the decisions himself. He should focus on the टॉप लेवल या कॉर्पोरेट लेवल मैनेजमेंट पे इनको फोकस करना चाहिए, इनको स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में दिमाग लगाना चाहिए, और डे टू डे अफेयर्स वाला जो काम है वो इनको ऑपरेशनल लेवल या फंक्शनल लेवल मैनेजर्स जो है उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। आया समझ में? ये पॉइंट आया समझ में? और फिर आप यहाँ पर बता दोगे कि ये जो कॉर्पोरेट लेवल है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, इसके क्या इनके दायरे रहते हैं, वो आप सब यहाँ पर बता दोगे, करेक्ट। फिर आप देखो, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, हमने थर्ड चैप्टर जब शुरू किया था तो डायग्राम ही इसी से बनाया था। स्ट्रेटेजिक इंटेंट तो क्या क्या आ जाता है इंटेंट में, आपका मिशन, विजन, वैल्यू स्टेटमेंट, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस मॉडल, याद आ रहा है, वो सारा ही आपका यहाँ पे आ जाएगा। गाइस याद आ रहा है आपको ये वाला एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंटेंट, जो फर्स्ट चैप्टर 3 का डायग्राम था। ये देखो स्ट्रेटेजिक इंटेंट, ये दिख रहा है, ये देखिए स्ट्रेटेजिक इंटेंट, और ये आ गया। और इससे पहले वाला क्वेश्चन इसके ऊपर था, ये मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, राइट। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, ये देखो ये वाला द मेजर डायमेंशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक, ये देखो टॉप मैनेजमेंट को इन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, राइट। ये वाला क्वेश्चन आप याद रखोगे, करेक्ट। चलिए फिर आगे देखते हैं। फोर्थ, with the global economic recession, Soft Cloth Limited incurred
significant losses in all its 5 financial years. Now currently they are into manufacturing of cloth made of cotton, silk. This ये देखो ये repeated question हो गया आपका एक तरीके से. Competition is also intense from the cheap imports. So the company is facing cash crunch and has not been able to pay salaries in the current month. Suggest the grand strategy that can be adopted. कौन सा strategy adopt करोगे? टर्न अराउंड। वेरी गुड, इनको टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहिए, करेक्ट। टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी, और फिर वो वर्क नहीं करे तो डाइवेस्टमेंट, सो बेसिकली रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी आया, रिट्रीट स्ट्रैटेजी या फिर रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी के हिसाब से इनको वर्कआउट करना चाहिए। और आप पूरा यहाँ पर बताओगे, और आप बताओगे ऐसा क्यों, तो बेसिकली इस केस में आप सिर्फ ये नहीं लिखोगे रिट्रेंचमेंट स्ट्रैटेजी द कंपनी शुड अडॉप्ट, आप ये बताओगे अ कंपनी फेसिंग so and so issues, right? या फिर आप बताओगे this company is facing these issues, therefore retrenchment strategy should be adopted by the organization, right? फिर आप देखो write the advantages of strategic alliance, तो ये भी आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखो बिजनेस लेवल स्ट्रेटेजी में यहाँ आपको बता रहे हैं राहुल शर्मा इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी which is in manufacturing of trucks. He is worried about the entry of new businesses. So what kind of barriers will help Rahul against such a threat? तो ये क्या हो गया क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किसका हो गया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन किस चीज के लिए हो गया, बैरियर टू एंट्री, न्यू एंट्रेंट के लिए जो बैरियर्स आप डालते हो, बैरियर फॉर न्यू एंट्रेंट नहीं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कॉस्ट नहीं, राइट तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। फिर आप देखो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट लीडरशिप एंड हाउ इट इज अचीव, तो ये भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपका। फिर आप देखो ABC Limited is a company that has grown 11 times in its size in last 5 years. With the increase in the size, the company is facing difficulty in managing things. मान्या नहीं, many a times, अरे बाप रे गजब, many a times functional level is not in sync with the corporate level. So what would you like the company, what would you like to advise the company and why? बताओ जी। अभी अभी हमने पढ़ा, अभी अभी हमने इसको पढ़ा है, आप बताओ। मैंने आपको बोला था स्ट्रेटेजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, आज का लेक्चर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंप्लीमेंटेशन ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉयज ही करेंगे, और अगर इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो आपका स्ट्रेटेजी फेल कर जाएगा, यस और नो। अब देखो आज ही के लेक्चर का पॉइंट्स है इसमें, ये लिंक कर पा रहे हो, देखो जो इनिशियल में हमने देखा था, वो एक लाइन से क्या था ना, ये देखो द ट्रू पोटेंशियल ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन resides in people, ये दिख रहा है, एन इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटेजी विल बी रिक्वायर्ड, जिससे आप डेवलप कर सको, लिंक द ह्यूमन रिसोर्स विद द स्ट्रेटेजिक गोल्स। अरे समझा नहीं, अरे समझा कि नहीं ये वाला पॉइंट, आप फिर से पढ़ो, ये क्या बता रहा है, दैट with the increase in size the company is facing in managing things and many a times the functional level is not in sync with the corporate level. So what will you advise, तो यहाँ पर आपका human resource जो strategy है वो पूरा आपको यहाँ पर लिखना होगा।
ये आया समझ में? नहीं? इसका आंसर लिख के मेरे को एक बार बताना आप लोग, जस्ट व्हाट्सएप मी योर आंसर बाय दिस। नहीं तो इसका आंसर फिर मैं आपको जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें मैं मेरा आंसर आपको सेट करके बताऊंगा, बट उससे पहले आप अपना आंसर लिख के बताओ मुझे। अगर आंसर्स आएंगे तो मैं जिनके पास आंसर आ जाएगा जिनका, मैं उनके साथ ये आंसर शेयर कर दूंगा इसके लिए। और मैं ये इंस्टीट्यूट का आंसर नहीं, अपन ने जो पढ़ा है उसमें से हम आंसर निकाल के लिखेंगे। देन एक्सप्लेन द प्रोमिनेंट रोल्स वेयर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर कैन प्ले अ स्ट्रेटेजिक रोल्स। तो अगेन आपका जो अभी अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जो लास्ट टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया था, ये रहा। राइट, ये आपका पूरा पॉइंट्स करेक्ट। फिर आप देखिए यहाँ पर आ रहा है सेवेंथ, तो अभी हम करेंगे नहीं। एट्थ क्वेश्चन आप देखो, HQ is a service company. 2 years back, the company hired a reputed management consultant to formulate its strategy. The consultant recommends aggressive expansion plan. Now, in an internal review meeting, the company finds that many of the suggestions are not even fully considered. Which part of the strategic management process is missing in HQ? आप बताओ। ये वाले में आपको आंसर मिलेगा। In the internal review meeting, the company finds that many of the suggestions are not even fully considered. Very good. हिरल ने आंसर किया स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। द ओनली प्रॉब्लम है स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पे मेजर इशू यहाँ पर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन का है। फिर ये वाला तो आपके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बेंचमार्किंग। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, मर्जर्स एंड एक्विजिशन, विजन एंड मिशन। फिर ये आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल। राइट, ओके देन दैट्स इट। तो ये आपका यहाँ पर ये टॉपिक भी खत्म हुआ। मंडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 7। ठीक है, हम मंडे को, अब देख लो नेक्स्ट वीक में आपके 3 लेक्चर्स है, उसमें कैसे कैसे कवर हो जाएगा। सो मंडे एंड वेडनेसडे ये 2 लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। एंड फ्राइडे को हम बचे हुए जो बैलेंस RTPs है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और जो भी हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं आप लोगों के साथ एक चीज डिस्कस नहीं करूंगा, वो है आपका मॉडल टेस्ट पेपर। MTP मैं चाहता हूं ईमानदारी से, बिना सोल्यूशन के, जिस दिन भी आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पूरा पढ़ के हो जाए, आप 3 घंटे बैठकर ये MTP को सॉल्व करना और वो आंसर कॉपी क्लिक करके मुझे PDF सेंड कर देना, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस कि आप कितने अच्छे से आंसर कर पा रहे हो। राइट, इसके अलावा अगर पिछले 5 अटेम्प्ट का पेपर आप सॉल्व कर लो, इफ टाइम परमिट्स टू यू ऑल, देन अगेन नथिंग लाइक इट, आप इजीली उसको लिंक कर दोगे। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड in our today's lecture. Right? Take care. Bye bye.